एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। अध्याय 1, प्रस्तावना। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। C1, प्रस। तबाही के बाद चारों ओर वीरानी का नजारा था। मलबे का ढेर पूरे इलाके में फैला हुआ था, जो फैली अराजकता का भयावह प्रमाण था। बेजान आकृतियां अंधाधुंध तरीके से बिखरी हुई थी, उनकी मौजूदगी उस हिंसा की याद दिलाती थी जो घटित हुई थी। इस उदास दृश्य के बीच एक आकृति खंडहरनुमा परिवेश को चुनौती देती हुई दिख रही थी। एक आदमी, जिसके बाल ताजी गिरी बर्फ की तरह सफेद थे, हवा में तैर रहा था। उसने एक चमकदार काले रंग का सूट पहना हुआ था, जिससे एक जबरदस्त शक्ति का आभास हो रहा था। उसकी मुट्ठी में एक कटाना हथियार एक अलौकिक प्रकाश के साथ चमक रहा था, जिसका ब्लेड उस अदम्य शक्ति का प्रमाण था जो उसके अंदर प्रवाहित हो रही थी। विनाश के अवशेष उसके सामने झुकते प्रतीत हो रहे थे, जो स्वयं तत्वों पर उसके प्रभुत्व की स्वीकृति थी। लगभग अलौकिक अनुग्रह के साथ सभी तत्व उसके चारों ओर एकत्रित हो गए, सामंजस्यपूर्ण तालमेल में नृत्य करने लगे, मानो किसी उड़ाऊ परिजन का स्वागत कर रहे हों। उसने जो तबाही मचाई थी, उसके ठीक विपरीत एक रहस्यमय आकृति उसके सामने खड़ी थी। ये प्राणी, जो निश्चित रूप से गैर मानव था, एक अलौकिक आकर्षण रखता था। चांदनी से चूमते चेहरे, दूधिया चमक से झिलमिलाती त्वचा और चांदी के तरल तालाबों जैसी आंखें एक अजीब सा आकर्षण रखती थी जो वास्तविकता के ताने बाने को भेदती हुई प्रतीत होती थी। चांदनी की तरह बालों की एक झड़ी रहस्यमय आकृति के आकार को घेरे हुए थी, जो राजसी शान का एहसास करा रही थी। फिर भी शांत शांति के बाहरी आवरण के नीचे प्राचीन ज्ञान की आभा स्पंदित थी। ये एक दिलचस्प विरोधाभास था, अराजकता के बीच शांति का एक अवतार। यद्यपि परिणाम विनाश की बात करते थे, किंतु उनकी उपस्थिति ही उनके भीतर विद्यमान द्वैत को व्यक्त करती थी, विनाश और ज्ञानोदय दोनों का संरक्षक। विनाश के बीच से एक आवाज गूंजी, मानव, देखो तुमने कितना विनाश किया है। निर्दोष लोगों की जान चली गई। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? एलियन ने गुस्से से कहा। सफेद बालों वाले आदमी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, क्या तुम मूर्ख हो? तुम्हारी दयनीय जाति ने हमारे ग्रह पर हमला करने का साहस किया, और तुम इस बात से नाराज हो कि हमने तुम्हें मार डाला। तुम्हारा पाखंड स्पष्ट है, विदेशी। हम केवल आपकी मदद करना चाहते थे। हम लंबे समय से एल्डोर्थ पर नजर रख रहे हैं। बहुत से लोग मारे गए क्योंकि आप लोग अपने मतभेदों को स्वीकार नहीं कर सके और शांति से एक साथ नहीं रह सके। एलियन ने उसे समझाने की कोशिश की। सफेद बालों वाले आदमी ने जवाब दिया, तो तुम्हारा जवाब यह है कि तुम और भी लोगों पर हमला करके उन्हें मार डालोगे। क्या मैंने तुम्हारे सिर पर ज्यादा जोर से वार किया है? लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। विदेशी क्रोधित हो गया और चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम यहीं मरोगे, इंसान। उस आदमी ने शांत भाव से उत्तर दिया, खैर, मैं इससे थक गया हूँ। मुझे लगता है कि अब आपके मरने का समय आ गया है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, तार्कीय समलन विस्फोट। एक स्पष्ट आभा उसे घेरे हुए थी। हवा उस शक्ति से कांप रही थी जो वह छोड़ने वाला था। उसका शरीर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, प्रकाश और अंधकार के सार के लिए एक नलिका बन गया। एक उज्ज्वल आभा ने उसे घेर लिया, प्रत्येक तत्व पूर्ण सामंजस्य में घूम रहा था। दृढ़ ध्यान के साथ उन्होंने इस प्रचंड ऊर्जा को अपने हथियार कटाना में प्रवाहित किया, जो उनके अस्तित्व का एक विस्तार बन गया था। ब्लेड एक अलौकिक चमक के साथ प्रज्वलित हुआ, जो शक्ति की सिम्फनी में अंतर्निहित मौलिक रंगों का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य था। जैसे ही आदमी ने वार किया, कटाना का ब्लेड हवा में फट गया और पीछे तत्वों का एक निशान छोड़ गया। पृथ्वी के कांपने पर उसके नीचे की जमीन कांपने लगी। उसकी तलवार से ज्वालाएं प्रचंड झरने की तरह उछलने लगी, पानी सुंदर चापों में घूमने लगा, तूफानी ताकत के साथ हवाएं चलने लगी और अंतरिक्ष की संरचना उसकी उपस्थिति से तरंगित होने लगी। इसके साथ ही एलियन ने बड़बड़ाया, मिस्टिक मैना कन्वर्जेंस। रहस्यमय सटीकता के साथ प्रतिध्वनित होने वाले हाव भाव के साथ एलियन ने हमारे चारों ओर की दुनिया में प्रवाहित होने वाले मानस का सार खींचा। एक केंद्रित इरादे के साथ एलियन इस एकत्रित मान को अपनी फैली हुई हथेली में निर्देशित करता है। ऊर्जा तरंगित होती है और रूपांतरित होती है, जो स्पंदित शक्ति के एक उज्ज्वल क्षेत्र में एकत्रित होती है। मान के धागे वातावरण में बुने जाते हैं, जटिल पैटर्न बनाते हैं जो एलियन के फैले हुए हाथ के चारों ओर नृत्य करते हैं। मन पर अपने नियंत्रण की परिणति में एलियन एक सहज गति से गोले को अपने लक्ष्य की ओर फेंकता है। एक विस्मयकारी चरमोत्कर्ष में हमले हवा में हुए। कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई प्रलयकारी विनाश नहीं हुआ।
कटाना ने बस इसे आसानी से चीर दिया। आहे, तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? एलियन की चीख गूंज उठी, उसकी आवाज में अविश्वास झलक रहा था। अपनी खुद की मौत को देखते हुए उसने घोषणा की, ये जान लो, तुम मुझे हरा सकते हो इंसान, लेकिन और भी बहुत कुछ आएगा। तुम्हें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। तुम्हारी दुनिया ढह जाएगी। हा 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 हा। चुप रहो, आदमी ने कहा और बस अपना कटाना म्यान में डाल लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, एलियन 2 टुकड़ों में बंट गया। उसके पैरों के नीचे की जमीन 1000 किलोमीटर तक फट गई। हालांकि उस आदमी ने अपनी नजरें एक अलग ही भाव से फेर ली, मानो वह खुद को उस प्रलयकारी घटना से अलग कर रहा हो जो सामने आई थी। उसका व्यवहार अभी अभी हुए भयंकर विनाश से अप्रभावित लग रहा था। लगभग सहज भाव से उसने अपना ध्यान विभाजन और अराजकता के तमाशे से हटा लिया। उसकी नज़र उस घुमावदार द्वार पर चली गई जो इस विनाश के स्तर में भी अक्षुण्ण बना रहा, एक ऐसा प्रवेश द्वार जो दूसरी दुनिया की ओर ले जाता था। ठीक है कटारा, ऐसा लगता है कि यहाँ सिर्फ तुम और मैं ही हैं। कटाना उत्साह से कांपने लगा। ठीक है, हम जल्द ही बहुत से लोगों से लड़ेंगे। मुझे वाकई कोई बेहतर नाम चुनना चाहिए था, आदमी ने हंसते हुए कहा। फिर वह सारा विनाश पीछे छोड़कर द्वार में प्रवेश कर गया। एएन, नमस्ते। यह मेरी पहली किताब है और मुझे आगे बढ़ने के लिए समीक्षाएं चाहिए। कृपया कुछ समीक्षाएं लिखें, और अगर आपको ये किताब पसंद आए तो इसे अपनी लाइब्रेरी में भी जोड़ें। धन्यवाद। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। अध्याय 2, एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। C2, एटिकस। चाक का एक टुकड़ा हवा में उछलकर एक छोटे लड़के के सिर पर लगा, जिससे वह लड़खड़ा गया। ध्यान दो और घड़ी को घूरना बंद करो, एटिकस। एक गहरी और कठोर आवाज कक्षा में गूंजी, जिससे कक्षा में बैठे अन्य छात्र हंसने लगे। एटिकस ने दर्द से अपना सिर रगड़ते हुए एक गोल मटोल शरीर वाले अधेड़ व्यक्ति की ओर अपनी नजर घुमाई। माफ कीजिए मिस्टर सोल्डर, उसने अजीब सी मुस्कान के साथ अपना सिर खुजाया। ये फिर न हो तो अच्छा है, मिस्टर सोल्डर ने डांटा, फिर कक्षा में पढ़ाना शुरू कर दिया। अरे, ये तो बहुत दुखता है, एटिकस ने चिढ़कर कहा। जब उसने अपने बगल में किसी के ठहाके सुने तो उसकी झुंझलाहट और बढ़ गई, और उसने मुड़कर देखा कि उसका मित्र मैक्स अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मेरे दर्द पर हंसो, कमीने, एटिकस ने बड़बड़ाते हुए कहा, जिससे मैक्स और भी अधिक खुश हो गया। आज तुम्हें क्या हो गया है? मैक्स ने अपनी हंसी शांत होने के बाद पूछा। हालांकि एटिकस ने बस मुस्कुराया और आगे की ओर मुंह करके कोई जवाब नहीं दिया। बचपन से ही एटिकस का दोस्त होने के कारण मैक्स आसानी से भांप लेता था कि कुछ गड़बड़ है। अचानक उसके चेहरे पर एहसास की एक झलक उभरी। ओह, आखिरकार आज तुम्हें कुछ काम करने को मिलेगा। मैक्स की आवाज फुसफुसाने वाली थी, लेकिन वह पूरी कक्षा में गूंज गई, जिससे उसे अपने सहपाठियों से कुछ मुस्कुराहटें और हंसी मिली। क्या आप कुछ साझा करना चाहेंगे, वॉक? श्री सोल्डर ने कठोर भाव से पूछा। अपनी गलती का एहसास होने पर मैक्स ने तुरंत अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया और अपना सिर हिलाया। शायद हिरासत में रखने से आपका मन बदल जाएगा, मिस्टर सोल्डर ने टिप्पणी की, जिससे मैक्स का चेहरा उदास हो गया। एटिकस अपनी हंसी रोक नहीं सका, लेकिन उसका उत्साह तुरंत गायब हो गया जब मिस्टर सोल्डर ने आगे कहा, तुम भी, एटिकस। इससे पहले कि वह शिकायत कर पाता, मिस्टर सोल्डर की सख्त नज़र ने उसे चुप करा दिया। उसने मैक्स को घूरा, जिसने शर्मिंदगी से अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। एटिकस ने आह भरी और वह अधीरता से घड़ी देखने लगा। चूंकि मुझे पहले ही हिरासत में रखा गया है, इसलिए मैं जो चाहूं कर सकता हूं। एक कष्टदायक घंटे के बाद घंटी बजी, जो ब्रेक शुरू होने का संकेत था। एटिकस ने बिना समय बर्बाद किए वह अपनी सीट से उछला और कक्षा से बाहर निकल गया, और पीछे गुस्से में मिस्टर सोल्डर को छोड़ते हुए बोला, एटिकस। उसकी आवाज़ गलियारे में गूंज उठी, लेकिन एटिकस ने अपनी गति धीमी नहीं की और न ही पीछे मुड़कर देखा। वह गलियारे से तेजी से आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। एटिकस अपने साथी छात्रों के अभिवादन को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए उनके पास से गुजर गया। उसका एकमात्र ध्यान जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंचने पर था। आज एटिकस के लिए एक विशेष दिन था, वह दिन जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वह दिन जब वह आखिरकार अपनी प्रेमिका किरा को चूमेगा। लेकिन उनकी कहानी कैसे शुरू हुई? ये बहुत ही क्लासिक तरीके से था। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले रोमांटिक कथानकों में से एक में वे एक दूसरे से टकरा गए
और फर्श से उसकी बिखरी हुई किताबें उठाते समय उनके हाथ आपस में टकरा गए। एटिकस सामान्यतः शांत स्वभाव के थे तथा जीवन को तर्क और सरलता से देखते थे। हाई स्कूल में सीनियर होने के नाते वह अपने साथियों के बीच काफी लोकप्रिय था, लेकिन किसी में भी उसकी रुचि न होने के कारण वह कभी भी प्रेमिका बनाने के लिए आकर्षित नहीं हुआ था। हालांकि जब उसने किरा को देखा तो उसके भीतर कुछ हलचल हुई। ये एक अपरिचित अनुभूति थी जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, क्या यह इसलिए है क्योंकि मैंने पहली बार किसी लड़की का हाथ पकड़ा है। अपने आप को संभालते हुए उसने हिम्मत जुटाई और उससे बाहर जाने के लिए कहा। हैरानी की बात है कि वह मान गई और इस तरह एक रिश्ता शुरू हुआ जो आगे भी फलता फूलता रहा। यद्यपि एटिकस ने उनके रिश्ते को शारीरिक रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन किरा की शर्म और अनिच्छा ने अक्सर उनके रोमांटिक संबंधों में रुकावट डाल दी थी। कल उन्होंने एक शर्त लगाई थी, एक शर्त की अगर एटिकस जीत गया तो उसे चूमना होगा। जैसा कि किस्मत में था वह विजयी हुआ और आज उसे उम्मीद थी कि वादा पूरा होगा। वह ये सुनिश्चित करेगा। उसकी और किरा की कक्षाओं का समय अलग अलग था, इसलिए उन्होंने ब्रेक के दौरान मिलने की योजना बनाई और वह उनके मिलने के स्थान की ओर ऐसे बढ़ रहा था मानो उसका जीवन उसी पर निर्भर करता हो। 1 मिनट तक तेजी से चलने के बाद एटिकस अंततः उस स्थान पर पहुंच गया जो फुटबॉल स्टेडियम में कुर्सियों के नीचे था। उन्होंने बिना समय बर्बाद किए अपनी जेब से एक श्वास स्प्रे निकाला और उसे 5 बार अपने मुंह में डाला। खांसी, खांसी, यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, वह बुदबुदाया और अपने आप को संभालने के लिए कुछ क्षण लिया। इसके बाद उन्होंने अपने आप को सबसे आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। वे एक खंभे के सहारे झुके हुए थे, दोनों हाथ जेबों में डाले हुए थे तथा अपने चेहरे से हॉट लुक देने का प्रयास कर रहे थे। अरे मैं अच्छा दिख रहा हूँ, उसने बुदबुदाया। वह थोड़ा हंसा और किरा का इंतजार करने का फैसला किया। हालांकि 20 मिनट तक इंतजार करने के बावजूद किरा कहीं नहीं दिखी। एटिकस पूरे समय उसी स्थिति में बना रहा था और अब वह थकने लगा था। वह कहाँ है? एटिकस ने आश्चर्य से पूछा और उसकी अधीरता बढ़ती जा रही थी। आज अपने होठों का कौमार्य भंग करने के लिए कृतसंकल्प होकर उसने उसकी खोज करने का संकल्प लिया। वह उसकी कक्षा में गया लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। वह उसकी एक सहपाठी के पास गया और पूछा कि क्या उन्होंने उसे देखा है। सहपाठी ने बताया कि उसने उसे पहले भी प्रयोगशाला के पास देखा था। धन्यवाद, एटिकस ने प्रयोगशाला की दिशा में तेजी से जाने से पहले जवाब दिया। प्रयोगशाला के करीब पहुंचते ही उसके कानों में धीमी आवाजें पड़ी और जिज्ञासा बढ़ने लगी। उसने खिड़की से झांका तो देखा कि उसकी प्रिय प्रेमिका किरा एक अन्य व्यक्ति जैक्सन के साथ आवेशपूर्ण चुंबन में लीन थी, जो उस वर्ष का कुख्यात अपराधी था तथा अपने आकर्षण के लिए जाना जाता था। अरे बहुत ही उग्र, क्या तुम अपने प्यारे बॉयफ्रेंड को ऐसे चूमती हो? जैक्सन ने मजाक में उसकी नितंब पकड़ते हुए पूछा। किरा ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारा मतलब उस बेवकूफ से है? मैं बस थोड़ी लोकप्रियता हासिल करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने उसे मुझे चूमने तक की अनुमति नहीं दी। वह शायद अब मेरा इंतजार कर रहा है, ये सोचकर कि मैं आकर उसे चूमूंगी। मैं बस उसे बता दूंगी कि मुझे कोई असाइनमेंट या कुछ और करना है। जैक्सन ने फिर उसे एक और चुंबन के लिए अपने पास खींचा। एटिकस वहीं खड़ा रहा, उसका सिर सुन्न था। वह 1 मिनट तक उन्हें देखता रहा, फिर वह बस चला गया। वह वापस कक्षा में चला गया और बैठ गया। मैक्स ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और वह उसके पास गया, लेकिन एटिकस ने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज़ भारी लग रही थी। मैक्स को एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने उसके जवाब का सम्मान किया और उसे अकेला छोड़ दिया। शिक्षक अंदर आए और पाठ जारी रखा, लेकिन एटिकस अपने विचारों में खोया हुआ था। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जैसे ही स्कूल की घंटी बजी, जो दिन के अंत का संकेत थी, मैक्स चिंतित भाव के साथ एटिकस के पास गया। अरे, उसने धीरे से कहा, मुझे पता है कि कुछ गड़बड़ है और मैं समझता हूँ कि अगर तुम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हो, लेकिन खुश रहो, ठीक है? एटिकस ने जवाब में केवल सिर हिलाया। उसकी आंखें अभी भी खाली थीं। मैक्स की चिंता और भी बढ़ गई। उसकी भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि वह एटिकस की परेशानी के स्रोत के बारे में सोच रहा था। वे दोनों निरोध कक्षा की ओर बढ़े, जहां एटिकस ने उनकी सजा की पूरी अवधि के दौरान एक दूरस्थ भाव धारण किया। 1 घंटा बीत जाने के बाद, जो उनकी सजा के अंत का संकेत था, मैक्स एटिकस के पास गया और धीरे से बोला, आज मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है। तुम्हें अकेले ही घर जाना होगा, दोस्त।
उन्होंने एटिकस के कंधे पर आश्वस्त करने वाला हाथ रखा और कहा, खुश रहो, फिर उसे एक हल्की थपकी दी और चले गए। अपना बैग लेकर एटिकस ने अपनी यात्रा शुरू की। मानो उसकी भावनाओं के साथ तालमेल बिठाते हुए ऊपर आसमान रोने लगा। बारिश की बूंदें एक हल्की लय में गिरने लगी। बारिश की वजह से उसकी उदासी और बढ़ गई। बारिश से बेपरवाह वह चलता रहा, उसका मन अपने ही विचारों में खोया हुआ था। वह नहीं जानता था कि कैसे, लेकिन उसके पैर उसे किरा के घर तक ले गए। उसने दरवाज़ा खटखटाया और उसने दरवाज़ा खोला। सौभाग्य से वह घर पर अकेली थी। वह घर में घुसा, बारिश में भीगा हुआ और विचारों में खोया हुआ। किरा ने बनावटी चिंता के साथ उसका अभिवादन किया। अरे बेब, क्या तुम ठीक हो? तुम बारिश में क्या कर रहे हो? किरा ने एटिकस के चेहरे पर दूर से नजर डाली और उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। रुको, तुम यहाँ क्यों हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। एटिकस ने एक पल के लिए उसे घूर कर देखा। उसकी बेचैनी को महसूस करते हुए किरा ने एक कदम पीछे हटते हुए भ्रम और आशंका का मिश्रण महसूस किया। एटिकस ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और उसने अचानक एक मुक्का मारा जो किरा के होठों पर लगा, जिससे वे फट गए। वह फर्श पर गिर पड़ी। एटिकस, क्या बकवास है? मदद करो, वह चिल्लाई। लेकिन एटिकस ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने उसे कई बार मुक्का मारा और फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर पत्थर जैसी मुद्रा थी और उसकी आवाज में गर्मजोशी नहीं थी जब वह किरा को संबोधित कर रहा था। हम यहाँ से गुजर रहे हैं। जब वह मुड़ा और घर से बाहर चला गया तो उसके शब्द अंतिमता से भारी होकर हवा में लटके रहे। एटिकस बारिश में चलता रहा, अपने विचारों में खोया रहा, जबकि उसके चारों ओर भारी वर्षा की बूंदें गिर रही थीं। मूसलाधार बारिश के कारण इलाका सुनसान हो गया था, जिससे एकाकीपन का एहसास पैदा हो गया था। 1 घंटे तक पैदल चलने के बाद एटिकस आखिरकार घर पहुंचा। वह पूरी तरह से बारिश में भीगते हुए घर के अंदर गया। अपने टूटे हुए दिल के बावजूद एटिकस उस असामान्य शांति को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका जो हवा में फैली हुई थी। ठीक है, माँ की आज डबल शिफ्ट थी, उसने खुद को याद दिलाया। उसकी आवाज़ में चिंता का भाव था। मुझे उसके वापस आने से पहले उसके लिए कुछ बनाना चाहिए। ये बात ध्यान में रखते हुए एटिकस अपने कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चला गया। उनका घर साधारण था, 1-2 बेडरूम का अपार्टमेंट जिसमें खुली जगह थी, जिसमें रसोई, भोजन कक्ष और बैठक कक्ष सम्मिलित थे। यद्यपि उसकी माँ अमीर नहीं थी, फिर भी उसने एटिकस को उसकी हर जरूरत की चीजें मुहैया कराईं, तथा जब वह गर्भवती हुई तो उसके पिता के चले जाने के बाद भी वह अथक परिश्रम करती रही। अपने शरीर को सुखाने और सूखे कपड़े पहनने के बाद एटिकस अपनी माँ के लिए भोजन तैयार करने के लिए रसोई घर में चला गया। एटिकस निस्संदेह एक पारिवारिक व्यक्ति था, अपनी माँ के प्रति उसका प्रेम अटूट था। जब वह सोच रहा था कि क्या पकाना है, तो उसने स्टिर फ्राई बनाने का फैसला किया। एटिकस ने फ्रिज खोला और कुछ सब्जियां निकाली और काटने के लिए चाकू उठाया। मुझे भी कुछ चाहिए, अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई। एटिकस की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया। आवाज शांत और संतुलित थी, शांत झील की तरह, और उससे एक बेपरवाही का भाव निकल रहा था, जैसे कि यह कोई सामान्य घटना हो। उसने जो चाकू पकड़ा हुआ था वह हवा में जम गया। कौन? एटिकस का दिमाग तेजी से घूम रहा था जब वह आवाज के स्रोत को पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसे अपनी तेज याददाश्त पर गर्व था और वह अपने द्वारा मिले लोगों के बारे में छोटी से छोटी जानकारी भी याद रख सकता था। फिर भी अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह आवाज पहचान नहीं पाया या किसी ऐसे व्यक्ति को याद नहीं कर पाया जिसे वह जानता था जिसकी आवाज ऐसी थी। चाकू पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई और वह तेजी से आवाज के स्रोत की ओर मुड़ा। वहां रसोई घर से कुछ ही कदम की दूरी पर खाने की मेज के सिरहाने एक आदमी बैठा था। वह आदमी 40 साल का लग रहा था और बेदाग तरीके से तैयार था। उसकी दाढ़ी साफ सुथरी थी जो उसके तराशे हुए जबड़े को उभार रही थी और उसके पहनावे से परिष्कार झलक रहा था। उसने एक अच्छी तरह से फिट जैकेट पहनी हुई थी जो उसके शरीर पर खूबसूरती से लिपटी हुई थी। यद्यपि एटिकस को ये नहीं पता था कि कैसे लड़ना है, फिर भी वह एक बात निश्चित रूप से जानता था, उसके हाथ में जो चाकू था वह तेज था। सतर्क और सावधान दृष्टि से उसने चाकू को थोड़ा ऊपर उठाया और थोड़ा नीचे झुका। उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो? एटिकस को इस बात का कोई भ्रम नहीं था कि यह आदमी अच्छे इरादे से उसके घर में घुसा है। वह इतना मूर्ख नहीं था कि यह सोचे कि उसके साथ तर्क करना एक विकल्प था।
उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह पहले उसकी उपस्थिति को कैसे नोटिस करने में विफल रहा। उस आदमी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई, एक ऐसी मुस्कान जिसने एटिकस की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। वह अचानक उठ खड़ा हुआ, जिससे एटिकस सहज ही पीछे हट गया। वह आदमी लगातार उसके करीब आता रहा और उसके हर कदम से एटिकस के शरीर में भय की लहरें उठती रहीं। तनावपूर्ण स्थिति के बावजूद उस व्यक्ति की आवाज़ अजीब तरह से शांत और शांतिपूर्ण रही। जब उसने उत्तर दिया, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय की कमी है। उसने बोलना जारी रखा और उसके शब्दों ने एटिकस के दिमाग में एक और झटका दिया। ईमानदारी से कहूँ तो जब मास्टर ने तुम्हें चुना तो मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन तुमने उस लड़की के साथ जो किया, उसे देखने के बाद मैं समझ गया कि क्यों। हालांकि मैंने कभी किसी महिला को नहीं मारा था, लेकिन तुम्हें अपना बदला लेते देखना थोड़ा रोमांचक था। एटिकस के विचार अस्तव्यस्त हो गए। वह सोच रहा था, वह मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव है। जब बारिश हो रही थी और वह विचारों में खोया हुआ था, तो उसने किरा के साथ जो कुछ किया था वह उसके घर के अंदर हुआ था। इस आदमी ने ये सब कैसे देखा था? जैसे ही वह आदमी करीब आया, एटिकस को एहसास हुआ कि उसके पास पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं है। उसने चाकू पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसने फैसला किया, अगर वह करीब आया तो मैं हमला कर दूंगा। वह आदमी बस हंस पड़ा, मानो उसके मन की बात पढ़ रहा हो। वह एटिकस से कुछ फीट की दूरी पर रुका और अपनी जैकेट से बंदूक निकालकर उस पर तान दी, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इसके बाद उन्होंने कहा, आप हमारा मनोरंजन अवश्य करें। क्या? इससे पहले कि एटिकस कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उस आदमी ने ट्रिगर खींच दिया। गोली हवा में चीरती हुई बिना किसी दया के एटिकस के सिर में जा लगी। बिना किसी हड़बड़ी के उस आदमी ने ठंडे दिमाग से बंदूक की नली पर फूंक मारी और हथियार को अपनी जैकेट में वापस रख लिया तथा संतुष्ट मुस्कान के साथ चला गया। यह अच्छा होना चाहिए, उसने खुद से कहा। घर में केवल सन्नाटा पसरा था और वहां केवल एक हाई स्कूल के लड़के का निर्जीव शरीर ही मौजूद था। एटिकस मर चुका था। नमस्ते। मुझे सच में उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। ये लिखने का मेरा पहला प्रयास है। अगर आपको पसंद आया तो गोल्डन टिकट देना संभव नहीं हो सकता है, लेकिन मैं पावर स्टोन या टिप्पणियों की सराहना करूंगा। वे मुझे प्रेरित करेंगे और इस कहानी को और अधिक पाठकों तक पहुंचाने में भी मदद करेंगे। पढ़ने के लिए धन्यवाद। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। अध्याय 3, पुनर्जन्म। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। C3, पुनर्जन्म। अध्याय 3, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म। पुनर्जन्म की अवधारणा एक बेतुकी धारणा है। कुछ लोग इस पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं जबकि अन्य इसे पूरी तरह से खारिज करते हैं। एटिकस पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा कि मृत्यु ही अंत है, हालांकि मानो उसके चेहरे पर हंसने की कोशिश कर रहा हो। बधाई हो, यह एक लड़का है। वह एवलॉन जैसा दिखता है। एटिकस ने देखा कि डॉक्टर ने उसे धीरे से मुलायम कंबल में लपेटा और उसे एक महिला को सौंप दिया जो एक आलीशान अस्पताल के बिस्तर पर कमजोरी से बैठी थी। उस महिला में एक अलौकिक सुंदरता थी जो उसे देखने वाले सभी को मोहित कर लेती थी। उसके बाल बहते हुए सुनहरे बालों की तरह सूरज की रोशनी की तरह झिलमिलाते थे, जिससे उसका चेहरा गर्मजोशी और शालीनता से चमकता था। उसकी चमकती हुई नीली आंखों में गहराई थी जो हजारों कहानियों के रहस्य फुसफुसाती हुई लगती थी। उसके चेहरे के भाव नाजुक और एकदम सही अनुपात में थे। उसके गालों की ऊंची हड्डियां उसके बेदाग रंग को और निखार रही थीं। उसके गुलाबी होंठ एक आकर्षक मुस्कान में मुड़े हुए थे, जिससे उसके मोती जैसे सफेद दांतों की एक पंक्ति दिखाई दे रही थी जो एक खुशी भरे भाव से चमक रही थी। वह रो नहीं रहा है। क्यों? शियोमारा, अनास्तासिया की आवाज में चिंता थी। वह उसके करीब झुकी हुई थी, उसकी भौहें चिंता में सिकुड़ी हुई थीं। उसकी मात्र प्रवृत्ति बहुत सतर्क थी और वह आश्चर्यचकित थी कि उसका छोटा बच्चा असामान्य रूप से शांत क्यों था। क्या कुछ गड़बड़ है? उसने धीरे से कहा। उसकी नज़र अपने बच्चे पर टिकी हुई थी। अनुभवी डॉक्टर शियोमारा ने अनास्तासिया की नज़रों का सामना एक विचारशील भाव से किया। ऐसे मामले होते हैं जब शिशु जन्म के तुरंत बाद रोते नहीं है, उन्होंने धीरे से समझाया। उनके पेशेवर व्यवहार ने चिंतित माँ को शांत करने में मदद की। कृपया कुछ दिनों तक आराम करें और यदि आपको कोई असामान्य परिवर्तन या चिंता महसूस हो तो मुझे सूचित करने में संकोच न करें।
शियोमारा की खुद की जिज्ञासा इस दुर्लभ घटना से बढ़ गई थी। उसके चिकित्सा ज्ञान के बावजूद ऐसी स्थिति का प्रत्यक्ष सामना करना अभी भी एक हैरान करने वाली विसंगति थी। क्या तुम्हें यकीन है? अनास्तासिया ने अपनी नन्ही सी धूप को सच्चे प्यार से देखते हुए पूछा, अभी भी आश्वस्त नहीं थी। शियोमारा ने अपना संयमित व्यवहार बनाए रखा और एक बार फिर सांत्वना भरी गर्दन हिलाई। मुझे सच में विश्वास है कि वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसने फिर से कहा। उसका स्वर शांत और आश्वस्त करने वाला था। अनास्तासिया ने आखिरकार हार मान ली, हालांकि उसके मन में चिंता की एक लकीर रह गई थी। ठीक है, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, जियो, उसने कृतज्ञता से कहा। उसकी आंखें उसकी बाहों में पड़े बंडल से कभी नहीं हटी। किसी भी समय, अन्ना, शियोमारा ने स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उसकी अपनी चिंता उसके व्यावसायिकता से छिपी हुई थी। वह कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी, उसके कदम धीमे और उद्देश्यपूर्ण थे। मुझे दूसरों को ये बताने जाना चाहिए कि सब कुछ ठीक है। वे बहुत चिंतित होंगे, उसने कहा। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। कुछ मिनट बीते और अनास्तासिया का दिल खुश हो गया जब उसने देखा कि 2 महिलाएं और एक पुरुष कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट में गर्मजोशी और देखभाल झलक रही थी। ज़ेल्डा अपनी चमकती हुई उपस्थिति के साथ, चिंता और स्नेह के मिश्रण के साथ अनास्तासिया और नवजात शिशु को देखती है। उसके सुनहरे बाल उसके चेहरे को खूबसूरती से ढंक रहे थे और उसकी चिंतित आंखों में एक आश्वस्त नज़र थी। ओह बेबी, क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। उसकी आवाज़ मात्र चिंता से भरी हुई थी। अनास्तासिया ने थकी हुई लेकिन संतुष्ट मुस्कान बिखेरी। मैं ठीक हूँ, माँ, उसने आश्वस्त किया। उसकी आवाज़ नर्म लेकिन दिल से निकली हुई थी। दुनिया में एक नया जीवन लाने से वह थकी हुई लेकिन उत्साहित थी। इथन गर्व से मुस्कराते हुए चंचलता से बोला, हा हा हा, वह बिल्कुल मेरी तरह सुंदर दिखता है। उसकी मुस्कान संक्रामक थी और उसकी विशिष्ट उपस्थिति हर शब्द और हाव भाव में स्पष्ट थी। उसके बाल, काले रंग के अनुभवी शेड, जीवन भर के अनुभव और ज्ञान को समेटे हुए थे। अपने पोते को धीरे से उठाते हुए उसने शिशु को हंसाने के दृढ़ प्रयास में मूर्खतापूर्ण चेहरे बनाए। अनास्तासिया की नज़र अपनी सास फ्रेया पर गई, जो ज्यादा उदास दिख रही थी। वह यहाँ नहीं है न? अनास्तासिया की आवाज़ में उदासी की झलक थी जब उसने पूछा। माफ़ करना प्रिय, फ्रेया ने जवाब दिया। उसका स्वर सहानुभूतिपूर्ण था और उसने अपना सिर हिलाया। उसकी आभा से अविश्वसनीय शक्ति और ताकत झलक रही थी और उसके बहते नीले बाल उम्र के साथ आने वाली बुद्धिमत्ता का प्रतीक थे। अनास्तासिया का दिल बैठ गया। उसकी आंखों में अपने पति की सुरक्षा के बारे में चिंता साफ झलक रही थी। उसकी अनुपस्थिति उसके मन पर भारी पड़ रही थी। मुझे यकीन है कि जब उसे पता चलेगा कि तुमने एक बेटे को जन्म दिया है तो वह वापस आ जाएगा। अनास्तासिया का उत्साह बढ़ाने के लिए ज़ेल्डा के प्रयास को मौन प्रतिक्रिया मिली। अनास्तासिया ने धीरे से उत्तर दिया। उसके विचार अभी भी चिंता से घिरे हुए थे। एथन ने बातचीत को एक खुशनुमा विषय पर मोड़ दिया। तो आपने हमारे पोते का नाम क्या रखने का फैसला किया है? उसने उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की उम्मीद में पूछा। अनास्तासिया की आंखें खुशी से चमक उठी जब उसने अपना फैसला साझा करने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहती हूं कि उसका नाम। वह रुकी, उसका दिमाग सही नाम खोजने में व्यस्त था। अचानक एक नाम उभर कर आया जो ताकत और महत्व का एहसास कराता था। एटिकस। उसका नाम एटिकस रेवेनस्टीन होगा। एटिकस, कितना सुंदर नाम है। यह उस पर बिल्कुल फिट बैठता है, ज़ेल्डा ने कहा। उसकी आवाज़ प्रशंसा से भरी हुई थी। अनास्तासिया ने पूरे दिल से सहमति जताई। अपने बेटे के लिए आदर्श नाम पाकर वह खुशी से मुस्कुरा रही थी। कुछ ही देर में शियोमारा गहरे नीले रंग की तरल पदार्थ की बोतल लेकर कमरे में दाखिल हुई। ठीक है, मुझे लगता है कि उसे आराम करने देना बेहतर होगा। बच्चे को जन्म देने से वह स्पष्ट रूप से थक गई है, उसने धीरे से सुझाव दिया। उसकी विशेषज्ञता स्पष्ट थी। लो, इसे पी लो और थोड़ा आराम करो, अन्ना। शियोमारा के शब्दों के साथ एक सुकून देने वाली मुस्कान भी थी। मुझे लगता है कि एटिकस एक बढ़िया नाम है, उसने गर्मजोशी से कहा। धन्यवाद, मैं थोड़ी थकी हुई हूँ, अनास्तासिया ने सराहनापूर्वक उत्तर दिया, बोतल स्वीकार करते हुए और उसमें से पानी पीते हुए। जैसे जैसे उसकी थकान दूर होने लगी, उसने अपने नवजात बेटे को ज़ेल्डा की कोमल देखभाल में सौंप दिया। ज़ेल्डा ने एटिकस को बहुत प्यार से गोद में उठाया और उसे एक बहुत ही सावधानी से बनाए गए पालने में लिटाया, जिस पर खूबसूरत नक्काशी और एक शाही छतरी लगी हुई थी। पालने से राजसी माहौल का एहसास होता था, जो नए नाम वाले एटिकस के लिए एक उपयुक्त विश्राम स्थल था।
जब वे कमरे से बाहर निकले तो अनास्तासिया के शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामनाएं और उम्मीदें गूंजने लगी। इस बीच युवा एटिकस ने खुद को अस्तित्वगत बवंडर से जूझते हुए पाया। आखिर क्या हो रहा है, वह सोच रहा था, सामने आ रही घटनाओं और अपने नए अस्तित्व के बोझ से हैरान था। नमस्ते। ये लेखन में मेरा पहला प्रयास है और मुझे आगे बढ़ने के लिए समीक्षाओं की आवश्यकता है। कृपया कुछ लिखें और अगर आपको ये किताब पसंद आए तो इसे अपनी लाइब्रेरी में भी शामिल करें। धन्यवाद। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। अध्याय 4, बड़ा होना। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। बड़ा होना। अध्याय 4, बड़ा होना। पुनर्जन्म की पूरी घटना को 3 दिन हो चुके थे और एटिकस अभी भी इनकार कर रहा था। उसे ये सब बहुत बेतुका लग रहा था। मुझे लगता है कि बौद्ध धर्म में कुछ सच्चाई है, एटिकस ने तर्क दिया। वह वास्तव में कभी भी धर्म का व्यक्ति नहीं रहा था। उसे लगता था कि जीवन के बाद केवल शून्यता है। आस्था और आध्यात्मिकता के मामलों में एटिकस का दृष्टिकोण सदैव तर्कसंगतता पर आधारित था। वह स्वयं को एक संशयवादी मानते थे तथा अनुभवजन्य साक्ष्य, आलोचनात्मक सोच और तर्क पर भरोसा करते थे। यद्यपि पृथ्वी पर उसकी मां ने हर रविवार को चर्च में जाने पर जोर दिया था, फिर भी एटिकस ने धार्मिक विश्वासों से अलगाव का रुख बनाए रखा था। और फिर भी जब वह अपने अकथनीय अनुभव के परिणामों से जूझ रहा था, तो उसने स्वयं को एक ऐसे चौराहे पर पाया जहां रहस्यमय शक्तियों के कारण तर्कसंगतता की सीमाएं धुंधली होती दिख रही थीं। 3 दिन हो गए हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं अपनी स्थिति को स्वीकार कर लूं। एटिकस ने सोचा। उसके इस एहसास के साथ ही एक गोरी महिला ने उसके गाल पर एक हल्का सा थपकी भी दी। बुआ, एटिकस ने जवाब दिया, उम्मीद करते हुए कि उसका सरल उच्चारण आगे ध्यान हटाने से रोक देगा। वे वास्तव में दृढ़ हैं, एटिकस ने कहा। उसे मिल रहे ध्यान से वह थोड़ा हताश महसूस कर रहा था। बातचीत के दौरान एटिकस अपने आसपास के लोगों के बारे में धारणा बनाने से खुद को रोक नहीं सका। नई माँ, अनास्तासिया, वह खुश लग रही है, उसने देखा और उसकी नज़र गोरी औरत पर गई। देखो, आयरा, उसने मेरी उंगली पकड़ ली, अनास्तासिया ने कहा, उसकी खुशी स्पष्ट थी। हाँ, मेरी महिला, आर्य ने एटिकस को एक गर्मजोशी भरी मुस्कान देते हुए उत्तर दिया। वह अनास्तासिया की रावण ब्लेड थी, उसकी अंगरक्षक। यहाँ, एटिकस, माँ की उंगली पकड़ो, अनास्तासिया ने उत्साह से कहा। वह सुंदर है। एटिकस ने हल्की सी मुस्कान दी और उसकी उंगली पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हाँ, इसे पकड़ो, अनास्तासिया, एटिकस को फिर से अपनी उंगली पकड़ते हुए देखकर उत्साहित हुई। अरे, ये तो बहुत थका देने वाला है। एटिकस को आश्चर्य हुआ कि जब उसने कुछ भी नहीं किया तो उसे इतनी थकान क्यों महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि बच्चे भी ऐसा ही महसूस करते होंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि वे सिर्फ मल त्यागते हैं, खाते हैं और सोते हैं, एटिकस ने सोचा। मुझे खुशी है कि वे कम से कम अंग्रेजी बोल रहे हैं, उन्होंने राहत की भावना के साथ कहा। मुझे कोई भाषा बिल्कुल नए सिरे से नहीं सीखनी पड़ेगी। मेरी महिला, ऐसा लगता है कि युवा स्वामी थक गए हैं, आर्य ने एटिकस के थके हुए चेहरे पर ध्यान दिया। हाँ, तुम सही कह रही हो, आर्या, अनास्तासिया ने उत्तर दिया। उसकी आवाज़ में निराशा का भाव था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उन्हें उसे आराम करने देना चाहिए। उसने सावधानी से एटिकस को एक आरामदायक कंबल से ढक दिया और चुपचाप उसे सोने के लिए छोड़ दिया। मैं अब अपने विचारों में खोया हुआ हूँ, एटिकस को मिश्रित भावनाओं का एहसास हुआ। एटिकस अपनी अकाल मृत्यु और उसके बाद के पुनर्जन्म के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। एटिकस अपनी मौत के बारे में सोच रहा था, लेकिन वह ये सवाल पूछे बिना नहीं रह सका कि उसे क्यों मारा गया। उस आदमी के आखिरी शब्द, हमारा मनोरंजन करो, उसके दिमाग में गूंज रहे थे, जिससे वह हैरान रह गया। उसका मनोरंजन करो, मनोरंजन चाहिए तो किसी सर्कस में जाओ, उसने कड़वाहट से सोचा। उसके विचार भ्रम और क्रोध के भावर में थे। थोड़ी देर रुकने के बाद तर्कसंगतता की लहर दौड़ गई। शांत हो जाओ, एटिकस, अब तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। प्यारी सी सांसें लेते हुए उसने अपने विचार जारी रखे। मेरे पुनर्जन्म के पीछे कोई कारण अवश्य होगा। क्या ये नई दुनिया कोई खेल का मैदान है या कुछ और? एटिकस हमेशा से ही एक तार्किक व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी खुद को इतना असाधारण व्यक्ति नहीं माना कि उन्हें पुनर्जन्म के लिए चुना जाए। मैं अंततः इसका हल निकाल लूंगा। अभी तो आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, जीना, उन्होंने निश्चय किया। अपनी माँ के लिए चिंता उसके विचारों में घुस गई।
मुझे उम्मीद है कि माँ ठीक होंगी, उसने सोचा। उसकी भावनाओं में चिंता की एक पीड़ा उभर रही थी। चाहे कितना भी समय लगे, मैं तुम्हें इसका पछतावा करा दूंगा। इस दृढ़ संकल्प ने एटिकस को अपने हत्यारे का पता लगाने और उसे सजा दिलाने का वचन दिया। एटिकस प्रतिशोध की तीव्र भावना से प्रेरित था तथा ये सुनिश्चित करता था कि उसके प्रति किए गए किसी भी कार्य का बदला वह भी चुकाए। यद्यपि किरा ने अपने कार्यों से एटिकस का दिल तोड़ दिया था, फिर भी एटिकस ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके विश्वासघात को दूसरों के साथ अपने संबंधों को प्रभावित करने दे या ये तय करने दे कि वह जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा। उन्होंने जीवन भर एक ही मंत्र का पालन किया, आंख के बदले आंख। उसके साथ जो कुछ उसने किया, उसके बाद मामला मूलतः भुला दिया गया। अभी के लिए यह मेरी नई वास्तविकता है और मैं इसका पूरा लाभ उठाऊंगा, एटिकस ने दृढ़ संकल्प के साथ घोषणा की। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं उसे मेरे साथ ऐसा करने का पछतावा कराऊं, उसने आगे कहा। जैसे ही एटिकस को नींद आई, उसके अंतिम विचार बदला लेने के दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। एटिकस के जन्म को 6 महीने बीत चुके हैं। अनास्तासिया या आर्या द्वारा उसके जीवन पर बारीकी से नजर रखी गई है और उस पर अटूट सतर्कता बरती गई है। शिशु के रूप में एटिकस का जीवन बहुत कठिन था। वह न तो ज्यादा चल सकता था और न ही बोल सकता था। मूल रूप से खाने, सोने और मल त्यागने के अलावा उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। उसने सोचा, यदि यह शापित स्त्री न होती तो जीवन ऐसा ही होता। यहाँ आओ, मेरी छोटी सी अट, अनास्तासिया की उत्साहित आवाज गूंजी। वे इस समय खिलौनों और खेलकूद की चीजों से भरे एक आलीशान कमरे में थे। कमरे का हर एक इंच गद्देदार था और फर्श मुलायम कपड़े से ढका हुआ था। अनास्तासिया ने यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि एटिकस के पास खेलने के लिए एक बहुत ही सुरक्षित जगह हो। बा, एटिकस ने जवाब में धीमी आवाज में कहा और गुर्राया। उसका संचार इन मासूम ध्वनियों तक ही सीमित था। बच्चा होना जितना मैंने सोचा था, उससे कहीं अधिक कठिन है, उसने सोचा, जब वह अपने नन्हे हाथों से अनास्तासिया की ओर रेंगने की कोशिश कर रहा था। अनास्तासिया ने उसे व्यस्त रखने का प्रयास जारी रखा तथा उसके सामने खेलने के लिए एक खड़खड़ाहट रख दी। देखो, एटिकस, एक मजेदार खड़खड़ाहट। क्या तुम भी इसे हिला सकते हो? ओह नहीं, फिर से नहीं, एटिकस ने आह भरी और खड़खड़ को हिलाते हुए जवाब दिया, जिससे अनास्तासिया खुश हो गई। वह एक अच्छा लड़का है, उसने प्रशंसा की। अच्छा, छोटे एट, दादा जल्द ही आएंगे, क्या तुम उत्साहित हो? अनास्तासिया ने एटिकस को प्यार से उठाते हुए पूछा। एक पिता, ये तो एक नया मोड़ है, एटिकस ने इस जीवन में एक पिता की उपस्थिति पर विचार करते हुए कहा। एटिकस कभी भी अपने पिता से धरती पर नहीं मिला। वह पैदा होने से पहले ही भाग गया था, लेकिन उसकी माँ हमेशा से ही उसकी एकमात्र जरूरत रही थी, इसलिए उसे इसकी परवाह नहीं थी। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। वाह, ओह, तुम भी उत्साहित हो छोटी एट, तुम दादा को देखना चाहती हो। चलो उसे अनदेखा करते हैं और थोड़ी देर सो जाते हैं। एक पिता, एटिकस ने अपनी आंखें बंद करने से पहले चेहरे पर मुस्कान के साथ सोचा। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। अध्याय 5, एवलोन रेवेनस्टीन। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। C5, एवलोन रेवेनस्टीन। अध्याय 5, एवलोन रेवेनस्टीन। युद्ध के मैदान का एक दानव, एवलोन रेवेनस्टीन, अपनी शानदार होवर कार में युद्ध के मैदान से लौटा। जैसे ही वह बाहर निकले, उनकी उपस्थिति ने ध्यान आकर्षित किया। उनका लंबा और प्रभावशाली शरीर ग्रैंडमास्टर रैंक की शक्ति बिखेर रहा था। शानदार ढंग से तैयार किए गए सूट में एवलोन ने शान और परिष्कार का परिचय दिया। उनकी मजबूत जबड़े की रेखा और तीखी आंखें दृढ़ संकल्प का परिचय देती थीं, जबकि उनके करीने से स्टाइल किए गए सफेद बाल उनके समग्र रूप में सौम्यता का स्पर्श जोड़ते थे। उसने देखा कि उसका बटलर गर्व से ऊंचा खड़ा है, वह शक्ति और बुद्धि का प्रतीक है। बटलर बोमन, एक पुराने युद्ध के अनुभवी व्यक्ति, जिनके चेहरे पर वर्षों का अनुभव था, एक लचीलापन दिखा रहे थे, जो उनके ग्रैंडमास्टर रैंक को भी दर्शाता था। उनकी आंखें युद्ध की भयावहता की गहरी समझ से भरी हुई थीं। बोमन ने सम्मानपूर्वक झुककर एवलोन का अभिवादन किया। उसकी आवाज में अनगिनत लड़ाइयों का वजन था जो उसने लड़ी और जीती। घर में आपका स्वागत है, मास्टर एवलोन, उसने कहा, उसके शब्दों में प्रशंसा की भावना थी। आपको सुरक्षित वापस आते देखना अच्छा लगा। एवलोन अपने बेटे और पत्नी से मिलने के लिए थोड़ा अधीर था। धन्यवाद, बोमन, उन्होंने बटलर का नाम अपनेपन और सम्मान के साथ लेते हुए उत्तर दिया।
बोमन बचपन से ही रेवेनस्टीन परिवार के साथ था। वापस आकर अच्छा लगा। वे कहाँ हैं? एवलॉन ने पूछा। बोमन ने स्पष्ट रूप से सवाल की उम्मीद करते हुए मुस्कुराया। वे युवा मास्टर के कमरे में हैं, सर, उसने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। एवलॉन मुस्कुराया, फिर वह हवेली में तेजी से चलने लगा। जाने से पहले उसने और अनास्तासिया ने अपने नवजात शिशु के लिए एक कमरा तय कर लिया था। 1 साल तक दूर रहने के बाद एवलॉन का दिल प्रत्याशा से भर गया, क्योंकि वह अपनी पत्नी और उनके प्यारे 7 महीने के बेटे की ओर बढ़ रहा था। दरवाजे खुले और अंदर की भव्यता का पता चला। एवलॉन के कदमों की आवाज़ संगमरमर के फ्लोर में गूंज रही थी, क्योंकि वह उस कमरे की ओर बढ़ रहा था जहां उसका नवजात शिशु उसकी प्यारी पत्नी के साथ होना चाहिए था। हवा में घबराहट की आशंका और अनकही खुशी का मिश्रण भरा हुआ था। कमरे में प्रवेश करते ही एवलॉन की नज़रें तुरंत अपनी पत्नी अनास्तासिया की बाहों में लिपटे जीवन के छोटे से बच्चे पर पड़ी। जैसे जैसे वह उनके पास पहुंचा, उसकी मजबूत उपस्थिति नर्म होती गई। युद्ध में कठोर हो चुका उसका बाहरी रूप कोमलता में बदल गया। धीरे से एवलॉन ने अपनी पत्नी के माथे को चूमा और उसके कानों में धीरे से कहा, माफ करना, मैं देर से आया हूँ। उसने अपने बेटे को अपनी बाहों में लेने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने अपने बेटे को अपनी छाती से लगाया, एवलॉन की उंगलियों में गर्माहट की लहर दौड़ गई। तुमने क्या नाम चुना? एवलॉन ने अपनी पत्नी से पूछा। एटिकस। एटिकस रेवेनस्टीन, अनास्तासिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अपने पति को आखिरकार घर वापस आते देख खुश थी। हालांकि उसने उससे बहुत बातचीत की थी, फिर भी उसे व्यक्तिगत रूप से देखना बेहतर था। एटिकस, उसने बुदबुदाया, यह एक शक्तिशाली नाम है। मुझे ये बहुत पसंद है। एवलॉन ने अपनी पत्नी द्वारा चुने गए नाम से खुश होकर कहा। उसने उसे बताने से मना कर दिया था, उसे पहले घर आने के लिए कहा था। मुझे आश्चर्य है, एवलॉन ने सोचा। फिर उसने चुपके से यह जांचने की कोशिश की कि एटिकस मैना पर कैसे प्रतिक्रिया करेगा। एक बच्चा मैना पर जितनी अच्छी तरह प्रतिक्रिया करता है, उसकी प्रतिभा उतनी ही अधिक होती है। किसी बच्चे की प्रतिभा को जांचने का ये तरीका पूरी तरह सटीक नहीं था, लेकिन इससे बच्चे की प्रतिभा का अनुमान तो लग जाता था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी बुद्धि को एकाग्र किया, तथा एटिकस के अस्तित्व की गहराई को सूक्ष्मता से टटोलने लगा। एटिकस के शरीर में एक जीवंत आभा छा गई, जिससे उनके बीच एक अलौकिक संबंध बन गया। एक हल्की हवा की तरह मैना की गर्माहट एटिकस के शरीर में फैल गई, उसकी नसों में फैल गई और एक सुखदायक ऊर्जा के साथ धड़क रही थी। एटिकस शुरू में तो इस अनुभूति से अचंभित रह गया, लेकिन जल्द ही उसने स्वयं को उस मोहक गर्माहट के सामने समर्पित पाया। वह अपने शरीर में प्रवाहित हो रही ऊर्जा को महसूस कर सकता था, जिसका जादुई सार उसके अपने सार के साथ जुड़ रहा था। एटिकस के चारों ओर घूमते हुए मैना की अनुभूति उत्साहवर्धक और आरामदायक दोनों थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके अस्तित्व के मूल ढांचे को रहस्यमय ऊर्जा द्वारा धीरे धीरे सहलाया जा रहा हो और कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही हो। ये कैसी अनुभूति है? एटिकस ने मन ही मन कहा। उसने सुना कि उसके पिता आखिरकार आ गए हैं और वह उनसे मिलने के लिए उत्सुक था। वह पहले तो एवलॉन की मजबूत उपस्थिति से अचंभित था, लेकिन जब उसके चेहरे पर नरमी आई तो वह शांत हो गया। जब उसने एवलॉन को अपनी आंखें बंद करते देखा तो वह थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसने ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। क्या ये जादू है? कृपया हाँ कहो। उसे उम्मीद थी कि एवलॉन जो कुछ भी कर रहा था वह जादू था। अनास्तासिया ने जब एवलॉन को देखा तो अचानक उसके सिर के पीछे वार किया, जिससे उसकी एकाग्रता भंग हो गई। हनी, तुम क्या कर रहे हो? अनास्तासिया ने कहा। उसका चेहरा गुस्से से मुस्कुराने लगा। एवलॉन ने जब ये देखा तो वह अचानक घबरा गया। युद्ध के मैदान में लोग उससे डरते थे, लेकिन वह जानता था कि जब उसकी पत्नी गुस्सा होती थी तो उसकी तुलना में वह कुछ भी नहीं था। वह बुराई का अवतार है, एक शैतान है, एक खूबसूरत शैतान। माफ करना अन्ना, मैं बहक गया। मैं तो बस उसकी क्षमता जांचना चाहता था, एवलॉन ने विनम्रतापूर्वक कहा। अगर बाहर के लोगों को पता चल जाए कि इन्फर्नो वारलॉर्ड एवलॉन रेवेनस्टीन इस तरह बोल रहा है, तो वे अपनी पूरी ताकत से इसका खंडन करेंगे। वह अभी भी बहुत छोटा है, प्रिय। जब वह बड़ा होगा तो वह अन्य बच्चों की तरह ही जागृति से गुजरेगा, अनास्तासिया ने उत्तर दिया। उसने एटिकस को पकड़ लिया और उसे धीरे से उसके बिस्तर पर लिटा दिया। हमें उसे आराम करने देना चाहिए, मुझे लगता है कि आज के लिए उसका काफी हो चुका है। अनास्तासिया ने एटिकस के माथे पर एक चुंबन देते हुए कहा। ठीक है अन्ना। एवलॉन ने भी एटिकस के माथे पर एक चुंबन दिया। वे कमरे से बाहर चले गए और हैरान एटिकस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसने अभी क्या खोजा है। रात के अंधेरे में
चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था और एटिकस के शयन कक्ष की खिड़की से चांदी जैसी चमक बिखेर रहा था। जैसे ही उसके आसपास की दुनिया सो गई, एटिकस धीरे धीरे अपनी नींद से जाग उठा। जादू के क्षेत्र को तलाशने की गहरी इच्छा ने उसे जगा दिया था। ये तो जादू ही होगा, उसने मन ही मन सोचा। मैं इसके बारे में क्या करूं? मैंने उसे इसका इस्तेमाल करने से पहले कुछ भी कहते नहीं सुना, एटिकस ने सोचा। शायद ये कुछ अंदरूनी मामला है, उसने तर्क दिया। मुझे लगता है कि कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, उसने फैसला किया। एटिकस ने अचानक गहरी एकाग्रता में अपनी आंखें बंद कर लीं। हर सांस के साथ वह गहरी सांस लेता है, हवा को अपने फेफड़ों में भरता हुआ, अपने भीतर घूमता और नाचता हुआ महसूस करता है। वह धीरे धीरे सांस छोड़ता है तथा अपने ध्यान को भंग करने वाली किसी भी बाधा या शंका को दूर कर देता है। उसका मन एक कैनवास बन जाता है, खाली और ग्रहणशील, जो जीवंत रंगों से रंगने के लिए तैयार है। कुछ मिनटों तक बिना किसी बदलाव के रहने के बाद एटिकस ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? उसने खुद से पूछा। अगर यह आंतरिक नहीं है तो ये हवा से है। हाँ, चलो कोशिश करते हैं, उसने अनुमान लगाया। दृढ़ निश्चय के साथ उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, जिससे हवा उसके फेफड़ों में भर गई। हर सांस के साथ उसने कल्पना की कि हवा में एवोलॉन द्वारा इस्तेमाल की गई ऊर्जा के निशान हैं, जो उसके भीतर घूम रही है और नाच रही है। यह आसान था क्योंकि वह याद रख सकता था कि ऊर्जा कैसा महसूस करती है। एटिकस को जल्द ही पता चल गया कि हवा में ही वह ऊर्जा है जिसे वह महसूस करता है। वह हवा में ऊर्जा के निशानों को महसूस कर सकता था। उन्होंने इस अभ्यास को और गहराई से अपनाया, अपनी सांस के प्रवाह को नियंत्रित करना तथा उसे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना सीखा। प्रत्येक सांस के साथ वह ऊर्जा को अपनी नसों में ऊर्जा की नदी की तरह बहते हुए देखता था। जैसे जैसे दिन हफ्तों और फिर महीनों में बदलते गए, एटिकस का ऊर्जा के साथ जुड़ाव और भी मजबूत होता गया। वह हवा में सूक्ष्म बदलाव महसूस कर सकता था, आसपास के वातावरण में ऊर्जा की मौजूदगी को महसूस कर सकता था। एटिकस की यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी। कई बार ऐसा हुआ कि उन्हें ध्यान केंद्रित करने का मौका ही नहीं मिला। अनास्तासिया के सोने के बाद रात में उसके पास केवल कुछ घंटे ही होते थे। उसके बाद उसका छोटा शरीर उससे सोने की विनती करता था, लेकिन वह दृढ़ रहा। अपने अधिक दृढ़ संकल्प के 3 महीने बाद एटिकस को धीरे धीरे अपने भीतर ऊर्जा का एहसास होने लगा। वह महसूस कर सकता था कि ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर रही है और उसकी नाभि के छोटे से केंद्र तक जा रही है। यद्यपि ये छोटा था, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि इसमें अकल्पनीय क्षमताओं को उजागर करने की क्षमता थी। जैसे जैसे वह ध्यान में गहराई में जाता है, उसे एक हल्की झुनझुनी सी अनुभूति होने लगती है, जैसे उसकी त्वचा के नीचे छोटी छोटी विद्युत चिंगारियां नाच रही हों। यह उसकी रीढ़ के आधार से शुरू होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा था, मानो उसके भीतर सुप्त ऊर्जा केंद्रों को जागृत कर रहा हो। वह इस अनुभूति को प्रकाश की एक चमकती गेंद के रूप में कल्पना करता है, जो प्रत्येक गुजरते क्षण के साथ अधिक उज्ज्वल और जीवंत होती जा रही है। तभी अचानक दर्द का एक झटका उसकी एकाग्रता को तोड़ देता है और वह अनास्तासिया के सामने आ जाता है, जो अत्यंत चिंतित दिख रही है। तारांकन तारांकन तारांकन, नमस्ते। ये लेखन में मेरा पहला प्रयास है और मुझे आगे बढ़ने के लिए समीक्षाओं की आवश्यकता है। कृपया कुछ लिखें, और अगर आपको ये किताब पसंद आए तो इसे अपनी लाइब्रेरी में भी शामिल करें। धन्यवाद। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। अध्याय 6, जागृति। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। C6, जागृति। अध्याय 6, जागृति। अनास्तासिया एक कमरे में ध्यान कर रही थी। कमरा सफेद था और उन्नत तकनीक का एक चमत्कार था। यह अपने आकर्षक डिजाइन और अद्भुत विशेषताओं के साथ आधुनिकता और नवीनता की भावना को दर्शाता है। इसकी प्राचीन दीवारें और पॉलिश किए हुए फर्श पवित्रता और एकाग्रता का वातावरण निर्मित करते हैं, जबकि कमरा स्वयं एक नर्म, अलौकिक प्रकाश से नहाया हुआ है, जो इसे एक अलौकिक वातावरण प्रदान करता है। केवल रेवनस्टीन परिवार और कुछ अन्य लोग ही, जो अपनी अपार संपत्ति और प्रभाव के कारण इस तरह के एक उल्लेखनीय प्रशिक्षण कक्ष का खर्च उठा सकते हैं। यह उनकी स्थिति और शक्ति का प्रमाण है। जब वह स्थिर श्वास और शांत चेहरे के साथ पालथी मारकर बैठी थी, मन को नियंत्रित करने और अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, अचानक रात की शांति के बीच अनास्तासिया ने अपने बेटे के कमरे से मन का एक उछाल महसूस किया। एक क्षण भी व्यर्थ न करते हुए
अनास्तासिया ने अपनी मां के अटूट प्रेम और सुरक्षात्मक प्रवृत्ति से प्रेरित होकर तुरंत कार्य करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह उसके कमरे के दरवाजे के पास पहुंची, एक अशुभ आशंका ने उसे जकड़ लिया, जिससे उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। अचानक इतनी बड़ी मात्रा में मन का उभार किस कारण से हुआ होगा? क्या एटिकस खतरे में है? अनास्तासिया का दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था, उसके दिमाग में अनगिनत परिदृश्य घूम रहे थे। उसने तेजी से दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश कर गई। एक समय शांत और साफ सुथरा कमरा अराजकता और विनाश के दृश्य में तब्दील हो गया था। अपने बेटे के लिए सबसे बुरी बात के डर से अनास्तासिया का दिल धड़कने लगा। हालांकि जब उसने उसे मलबे के बीच सुरक्षित और स्वस्थ देखा तो उसकी चिंता तुरंत दूर हो गई। राहत और घबराहट के मिश्रित भाव के साथ अनास्तासिया अपने बेटे के पास पहुंची और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसने उसकी सावधानीपूर्वक जांच की तथा ये सुनिश्चित किया कि चारों ओर फैली तबाही के बावजूद उसे कोई नुकसान न पहुंचा हो। कुछ ही सेकंड बाद एवोलॉन कमरे में घुस आया, अपने बेटे की जान को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार। वह तब शांत हो गया जब उसने देखा कि उसकी पत्नी मलबे के बीच में उसके बेटे को गले लगा रही है। दोनों को कोई चोट नहीं आई है। आखिर हुआ क्या? एवोलॉन ने पूछा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि आखिर मन में इतनी वृद्धि किस कारण से हुई। उसने देखा कि एटिकस से बहुत सारा मैना निकल रहा है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब उसके 1 साल के बेटे ने किया है। ये बात उसे इतनी बेतुकी लगी कि उसने अपने दिमाग से यह विचार निकाल दिया। मानो उसकी मूर्खता का मजाक उड़ाते हुए अनास्तासिया ने जवाब दिया। एटिकस ने अपनी अंतरात्मा को जगा दिया, उसे अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। यदि अन्य परिवारों को पता चले कि 1 वर्ष के बच्चे ने अपनी अंतरात्मा जागृत कर ली है, तो वे अपने पास उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग ये सुनिश्चित करने के लिए करेंगे कि वह अगले दिन तक जीवित न रहे। विशेष रूप से ऑब्सीडियन ऑर्डर, उसने गंभीरता से सोचा। ऑब्सीडियन ऑर्डर, यह अंधकार में समूह, रहस्य में लिपटा हुआ है और कट्टर भक्ति से प्रेरित है। इसके सदस्य अपनी मानवता को नकारते हैं और इसके बजाय रहस्यमय ज़ोरवन की पूजा करते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि इन विदेशी संस्थाओं को एल्डोथ के क्षेत्र में मोक्ष प्रदान करने के लिए भेजा गया है। अपने उत्साही विश्वासों से प्रेरित होकर ऑब्सीडियन ऑर्डर ने न केवल मानव जाति बल्कि अन्य जातियों में भी घुसपैठ की है। उनकी कपटी पहुंच दुनिया भर में फैली हुई है। मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि यह बात बाहर न जाए, उसने सोचा। आर्या, अनास्तासिया ने तुरंत उसे रेवेनब्लेड कहा। हाँ, मेरी महिला, आर्या ने झुककर उत्तर दिया। सुनिश्चित करें कि किसी को इस बारे में पता न चले। अफवाह फैलाएं, ऐसा दिखाएं कि एटिकस पर हत्यारों ने हमला किया था। वे एस्टेट में अकेले व्यक्ति नहीं थे। थोड़ी सी भी ताकत रखने वाला कोई भी व्यक्ति मन की शक्तिशाली लहर को महसूस कर सकता था। अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो वे अलग अलग व्याख्याएं तैयार कर सकते हैं, जिनमें से सभी अंततः एटिकस को अद्वितीयता का श्रेय देंगे। इसे रोकने के लिए शुरू से ही उनकी विचार प्रक्रियाओं को मोड़ना समझदारी थी। जैसी आपकी इच्छा, मेरी महिला, आर्य ने उत्तर दिया और छाया में गायब हो गया। वह भी अनास्तासिया की तरह ही हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि 1 साल का बच्चा जाग जाएगा। उसने हमेशा देखा था कि उसके चारों ओर मन है, लेकिन उसने मान लिया था कि वह सिर्फ प्रतिभाशाली है और अवचेतन रूप से उसे अवशोषित कर रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एटिकस जाग जाएगा। जागृत होने के लिए आपको या तो एक बंद कमरे में उच्च मान घनत्व के साथ मान को अवशोषित करना होगा, जैसा कि बड़े परिवारों के अधिकांश बच्चे करते हैं जो इसे वहन कर सकते हैं, और तब भी जागने में 1 या 2 महीने लग जाते हैं, या 10-12 बजे स्वाभाविक रूप से जागने की प्रतीक्षा करें, क्योंकि उनका कोर्स स्वाभाविक रूप से पर्याप्त मैना को अवशोषित कर लेगा। उसने नहीं सोचा था कि वह इतना प्रतिभाशाली होगा कि इतनी जल्दी जाग जाएगा। मैं उसकी रक्षा करूंगी चाहे कुछ भी हो, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, एटिकस की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित। जब उसने रेवेनस्टीन परिवार में विवाह किया था, तब वह 2 वर्षों तक अनास्तासिया की रेवेनब्लेड थी। छोटी उम्र से ही आर्या ने युद्ध और छिपने की असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिससे वह एक निजी अंगरक्षक और रक्षक की भूमिका के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बन गई। रेवेनब्लेड्स को छोटी उम्र से ही हत्यारों के रूप में पाला गया था, और वे रेवेनस्टीन परिवार में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के अंगरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। आर्या की अनास्तासिया के प्रति निष्ठा और समर्पण अटूट है। उसने अपनी पत्नी की हर कीमत पर रक्षा करने की कसम खाई है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पहली बार जब उसने एटिकस को देखा
तो उसके भीतर कुछ हलचल हुई और उसने इस मासूम जीवन की रक्षा और देखभाल करने की तीव्र इच्छा महसूस की। अपने निर्दयी पालन पोषण के बावजूद आर्या का दिल द्रवित हो गया और उसने एटिकस को नुकसान से बचाने का गंभीर वादा किया। आर्या के जाने के बाद अनास्तासिया अपने पति की ओर मुड़ी, उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। हमें इस बात को गुप्त रखना होगा, प्रिय। अगर किसी को पता चल गया तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा, उसने कहा। चिंता मत करो, अन्ना। किसी को पता नहीं चलेगा, एवोलॉन ने प्यार से आश्वासन दिया और अपनी पत्नी के माथे को चूमा। वह अपने बेटे के बारे में भी चिंता करने से खुद को नहीं रोक सका। कुछ मिनटों के बाद वे दोनों गंभीर विचार में डूबे हुए एटिकस के साथ उस क्षतिग्रस्त कमरे से बाहर निकल गए। एटिकस को सुला देने के बाद अनास्तासिया उसके पास खड़ी हो गई, उसकी निगाहें उस पर टिकी थी, वह गहन चिंतन में खोई हुई थी। उस क्षण में उनमें अटूट दृढ़ संकल्प और शक्ति झलक रही थी, जो युद्ध के मैदान में उनकी दुर्जेय उपस्थिति का प्रमाण था। एक समय वह एक शक्तिशाली योद्धा थी, लेकिन एटिकस से गर्भवती होने के बाद उसने युद्ध का अपना जीवन त्याग दिया था। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, अनास्तासिया ने स्नेह से भरे चेहरे पर बुदबुदाया। फिर उसने एटिकस के माथे को चूमा और कमरे से बाहर चली गई। अनास्तासिया के कमरे से बाहर जाने के कुछ मिनट बाद एटिकस ने अपनी आंखें खोली, जैसे कि वह पहले से ही सोया हुआ नहीं था। मैंने सोचा था कि वह कभी नहीं जाएगी, उसने सोचा। ऐसा लगा जैसे वह किसी तरह के आंतरिक एकालाप या कुछ और से गुजर रही थी। जब अनास्तासिया आसपास थी तो उसने सोने का नाटक किया ताकि वह जल्दी से चली जाए, लेकिन जब वह वहीं खड़ी उसे घूरती रही तो वह निराश हो गया। उन्होंने सोचा, मुझे याद है कि माँ के मेरे कमरे में आने से पहले मैंने किसी तरह का सिस्टम इंटरफेस देखा था। मुझे उन उपन्यासों की याद आती है जो मैंने पृथ्वी पर पढ़े थे। अचानक उसके दिमाग में एक याद उभरी, जिसने एक विचार को जन्म दिया, स्थिति। एटिकस ने अपने विचारों के भीतर पुकारा। अचानक उसे अपनी आंख के कोने से रोशनी की एक झिलमिलाहट दिखाई दी। उन्होंने उत्सुकता से सोचा कि यदि यह उनके सामने आ जाए तो ये कितना आसान होगा, और जब उन्होंने अपने चेहरे के सामने एक होलोग्राफिक सिस्टम इंटरफेस को साकार होते देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। चरित्र प्रोफाइल। उपयोगकर्ता नाम एटिकस रावेनस्टीन। आयु 1, लिंग पुरुष, जाति मानव, गुण ताकत 1, चपलता 1, धीरज 1, जीवन शक्ति 3, बुद्धि 5, आकर्षण 3, रैंक नौसिखिया, प्रतिभा पौराणिक, रक्तरेखा बंद, क्षमताएं जन्मजात कौशल, एस्टरिस्क छिपाना, ग्रेड पौराणिक, रैंक की परवाह किए बिना किसी से भी अपनी शक्ति छिपाने की क्षमता। आप चुन सकते हैं कि आपको कौन सा स्तर दिखाया जाना चाहिए। अरे, मुझे ये क्यों नहीं सोचना पड़ा कि मेरे पास कोई सिस्टम है या नहीं। एटिकस ने खुद को कोसा, उसके अंदर निराशा उबल रही थी। यह मूल रूप से पुनर्जन्म 101 है। आप पुनर्जन्म लेते हैं, आपको एक सुपरचार्ज सिस्टम मिलता है। यह मानक पैकेज की तरह है। धिक्कार है, मैंने पूरा 1 साल बर्बाद कर दिया। उसे पश्चाताप होने लगा जब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने नए अस्तित्व के एक बुनियादी पहलू को नज़रअंदाज कर दिया था। एटिकस को अपने विचारों को व्यवस्थित करने में कुछ मिनट लगे। उसके बाद उसने अपने सिस्टम की जांच शुरू की। पहली चीज जो उसने देखी वह थी कौशल और लॉक की गई विशेषता। हम बंद है न? शायद मैं बाद में अपने वंश को जगह लूं। मुझे उम्मीद है, उसने तर्क किया। उसका दिमाग जानकारी को संसाधित कर रहा था। ओह, मुझे एक मुफ्त कौशल मिला। बढ़िया, और यह बहुत उपयोगी भी है। फिर उसके विचार मार्गदर्शन के अभाव की ओर मुड़ गए। अरे, मेरी अनोखी एआई कहाँ है? क्या मुझे इस सिस्टम को खुद ही समझना चाहिए? उन्होंने अपने द्वारा पढ़े गए उपन्यासों की कुछ कहानियां याद की, जिनमें नायकों के पास अक्सर एक कृत्रिम बुद्धि होती थी जो उनकी नई क्षमताओं में सहायता करती थी। शायद उसने सोचा होगा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होगी, उस कमीने ने। मुझे लगता है कि यह बहुत सीधा सादा लगता है, उसने अनुमान लगाया। खैर, कम से कम ये कुछ न होने से तो बेहतर है। इससे मुझे अपनी प्रगति पर नज़र रखने में आसानी होगी। एटिकस ने अपने गुण पर ध्यान केंद्रित किया और वह ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि प्रदर्शन में उसके द्वारा ध्यान केंद्रित किए गए गुणों का अर्थ समझाया गया था। ताकत, यह विशेषता किसी व्यक्ति की शारीरिक शक्ति और मांसपेशियों की क्षमता को मापती है। ये बल लगाने, भारी वस्तुओं को उठाने और शारीरिक रूप से कठिन कार्यों में संलग्न होने की क्षमता निर्धारित करती है। चपलता, यह विशेषता किसी व्यक्ति की गति, चपलता और समन्वय को दर्शाती है।
यह विभिन्न स्थितियों में तेजी से आगे बढ़ने, तेजी से प्रतिक्रिया करने और संतुलन बनाए रखने की क्षमता निर्धारित करती है। धीरज, ये विशेषता सहन शक्ति, लचीलापन और लंबे समय तक शारीरिक या मानसिक प्रयास को बनाए रखने की क्षमता को मापती है। ये थकान को झेलने, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को सहने और लंबे समय तक प्रदर्शन बनाए रखने की क्षमता निर्धारित करती है। जीवन शक्ति, ये विशेषता किसी व्यक्ति या प्रणाली के समग्र स्वास्थ्य, ऊर्जा और जोश को दर्शाती है। इसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य शामिल है, जिसमें जीवन शक्ति, दीर्घायु और समग्र जीवन शक्ति जैसे कारक शामिल हैं। बुद्धि, ये विशेषता किसी व्यक्ति या सिस्टम की संज्ञानात्मक क्षमताओं, समस्या समाधान कौशल और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। ये सीखने, तर्क करने, जानकारी का विश्लेषण करने और सूचित निर्णय लेने की क्षमता निर्धारित करती है। आकर्षण, यह विशेषता दूसरों को आकर्षित करने, प्रभावित करने और राजी करने की क्षमता को मापती है। इसमें करिश्मा, पसंद करने की क्षमता और पारस्परिक कौशल और चुंबकीय व्यक्तित्व के माध्यम से लोगों को मोहित करने और उनसे जुड़ने की शक्ति शामिल है। रैंक, ये शक्ति पैमाने पर आपकी रैंक को दर्शाता है। योग्यताएं, इसमें आपके द्वारा सीखी गई योग्यताएं शामिल हैं, जैसे युद्ध तकनीक, शिल्प कौशल या विशिष्ट ज्ञान। रक्तवंश, यह विशेषता मेजबान की विरासत या वंश को दर्शाती है, जो अक्सर पीढ़ियों से चली आ रही अनूठी विशेषताओं, शक्तियों या क्षमताओं से जुड़ी होती है। हाँ, बिल्कुल सीधा सादा। नौसिखिए की रैंक पहली रैंक होनी चाहिए, एटिकस ने निष्कर्ष निकाला। अच्छा, अब मुझे पता है कि मैं और मजबूत हो सकता हूँ। मैं अभी इस कोर में निहित ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि इस दुनिया में लोग कैसे प्रशिक्षण लेते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अधिक हमेशा अच्छा होता है। उसके अंदर दृढ़ संकल्प चल रहा था। उसने ऊर्जा इकट्ठा करने की कोशिश की। मुझे आश्चर्य है कि मेरा वंश क्या होगा। उसने एक प्यारी सी जम्हाई लेते हुए सोचा। इस शिशु के शरीर को धिक्कार है। मुझे लगता है कि मैं कल भी जारी रखूंगा। उसकी आंखें खुली और वह सो गया। एटिकस को पता नहीं था कि आर्या सदैव सतर्क रहती है तथा अंधेरे में रहकर उसकी हर गतिविधि पर नजर रखती है। उसने उसकी आभा में एक सूक्ष्म परिवर्तन देखा, जैसे कि वह अपने मन कोर में मन इकट्ठा कर रहा था। इस दृश्य ने उसे किसी भी संभावित नुकसान से बचाने के लिए उसके दृढ़ संकल्प को और मजबूत कर दिया। आर्या की आंखें एटिकस पर स्थिर रहीं, अविचल और चिंता तथा दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भरी हुई। वह जानती थी कि उसका काम उसे किसी भी संभावित खतरे से बचाना है, और वह इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उद्देश्य की भावना के साथ आर्या सहजता से छाया में घुल-मिल गई। उसकी हरकतें तेज और सुंदर थीं। वह अंधेरे के साथ एक हो गई। उसकी आंखों में उसका दृढ़ संकल्प चमक रहा था। अरे, कहानियों के साथी यात्री, यहाँ आपकी उपस्थिति आश्चर्यों से भरी एक यात्रा है, जैसे छिपे हुए खजाने को पाना। क्या ये दिलचस्प नहीं है कि कैसे एक छोटी सी सुनहरी चीज सब कुछ बदल सकती है? विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। अध्याय 7, मजबूत बनना। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। C7, मजबूत हो रहा है। अध्याय 7, मजबूत बनना। एक मंद रोशनी वाले कमरे में एक आदमी से आने वाली हल्की चमक दीवारों पर भयानक छाया डालती है। कमरा प्राचीन टेपेस्ट्री और रहस्यमय कलाकृतियों से सजा हुआ है, जो साजिश और रहस्य का माहौल बनाता है। कमरे के रहस्यमय माहौल में एक अधेड़ उम्र का आदमी एक तकिए पर बैठे उस आदमी के पास आया, जो ध्यान में डूबा हुआ था। उस आदमी की उपस्थिति आज्ञाकारी, उसके व्यवहार से अधिकार की भावना झलक रही थी। फिर भी एक तरह की घबराहट बनी हुई थी, क्योंकि ध्यान कर रहा आदमी एक ऐसी बेचैन करने वाली आभा छोड़ रहा था जो उसके आसपास के लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। उनके सिर पर चमकदार काले बालों का मुकुट है, जो बड़े करीने से स्टाइल किया गया है और उनके चौड़े कंधों तक नीचे की ओर बह रहा है। एक अच्छी तरह से तैयार की गई दाढ़ी उनके शांत चेहरे को ढांक रही है। उनके शरीर पर एक पारंपरिक चीनी पोशाक लिपटी हुई थी, जिसका कपड़ा सुंदर ढंग से लहरा रहा था जब वे पैर मोड़कर बैठे थे। ये व्यक्ति सेक्टर 3 में ओब्सीडियन ऑर्डर शाखा का प्रमुख है। जैसे ही अधेड़ उम्र का आदमी उसके करीब आया, उसने सिर झुकाया। वह उस आदमी के ग्रैंड मास्टर रैंक आभा के वजन को अपने ऊपर दबाता हुआ महसूस कर सकता था। बोलो, उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज़ गहरी और आज्ञाकारी थी। अधेड़ उम्र का आदमी जानता था कि उसे इंतजार नहीं करवाना चाहिए। आखिरी व्यक्ति जिसने उसे नाराज किया था, वह कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं बचा।
मैंने सुना है कि वह उसके लिए गलत कॉफी लाया है। उसने सोचा। सर एल्विस रेवनस्टाइन्स ने दावा किया है कि उनके 1 साल के बेटे पर हमला किया गया था। सम्मान से भरी आवाज में उन्होंने कहा, क्या हम इसमें शामिल थे? उस आदमी ने अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखते हुए पूछा, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। नहीं, सर एल्विस, मैंने सभी की जांच की है और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि यह हमारी ओर से नहीं था, उन्होंने तुरंत जवाब दिया, अपने बुरे पक्ष पर ध्यान न देते हुए। हो सकता है कि टीए परिवारों में से किसी ने अपने उत्तराधिकारी की हत्या करने की कोशिश की हो, उन्होंने कहा। हम शायद, एल्विस ने जवाब दिया, या शायद रेवनस्टीन कुछ छिपा रहे हैं। एल्विस को यह अजीब लगा। वे 1 साल के बच्चे को क्यों मारना चाहेंगे? बेशक रेवनस्टीन के बहुत सारे दुश्मन थे, लेकिन क्या वे वाकई एक शिशु को मारने के लिए अपनी हदें पार कर लेंगे? उसे ऐसा नहीं लगा। ह्यूगो, लड़के पर नजर रखो। अगर कुछ भी हो तो मुझे तुरंत बताना, एल्विस ने आदेश दिया। हाँ, सर, मध्यम आयु वर्ग के आदमी, ह्यूगो ने उत्तर दिया। अच्छा, आप जा सकते हैं, एल्विस ने ह्यूगो को बाहर निकाल दिया, जो मुड़ा और तुरंत कमरे से बाहर चला गया। एटिकस, अपनी सारी परेशानियों से बेखबर, अपनी रैंक बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। घटना को 1 सप्ताह हो चुका था और उसे प्रशिक्षण के लिए समय निकालने में परेशानी हो रही थी। अनास्तासिया की लगातार मौजूदगी से उसकी प्रगति बाधित हो रही थी, जो उसका साथ छोड़ने से इनकार कर रही थी। जब अनास्तासिया और एवोलोन उसके कमरे में आए तो उसने उनकी बातें सुन ली और पाया कि उसने जो जागृत किया था वह उसका मैनाकोर था और वह जो ऊर्जा अवशोषित कर रहा था वह मैना थी। समय की कमी से विचलित हुए बिना एटिकस ने हर दिन प्रयास जारी रखा, केवल तभी जब अनास्तासिया को अपने कर्तव्यों का पालन करना होता था। सौभाग्य से रेवनस्टीन परिवार की महिला के रूप में उसके पास कर्तव्य थे, अन्यथा एटिकस के लिए प्रशिक्षण का अवसर पाना कठिन होता। अधिक निश्चय के साथ उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से अपने मानस केंद्र में मानस का दोहन और अवशोषण करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समर्पित कर दिया। और इसी तरह 1 साल बीत गया। इतने समय तक लगन से प्रशिक्षण लेने के बाद एटिकस ने आखिरकार एक परिवर्तनकारी बदलाव का अनुभव किया। मैना के निरंतर संचार के कारण उसके मैनाकोर में कुछ मिलीलीटर की वृद्धि हुई, जो एक महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत था। उसने अपने शरीर में एक शक्तिशाली मानसिक उछाल महसूस किया। मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। सफलता के बाद एटिकस ने अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस किए, जैसे कि उसका शरीर अधिक स्वस्थ हो गया हो। मुझे खुशी है कि यह उस दिन जैसा नहीं था जब मैं जागा था। उन्हें खुशी थी कि यह सफलता गुप्त थी। एटिकस इस समय अपने कमरे में अपने पालने में था। रात काफी हो चुकी थी और अनास्तासिया उसे कमरे में अकेला छोड़कर सो गई थी। ये देखने के लिए कि क्या बदलाव हुआ है, उसने बैठने की कोशिश की। उसे आश्चर्य हुआ कि ये पहले से कहीं ज्यादा आसान था। उसने अपनी छोटी छोटी भुजाएं उठाई और अपनी मुठियां भींच ली। हालांकि यह बहुत छोटी थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत बढ़ गई थी। आखिरकार, प्रगति। मैं 1 साल से भूखे जानवर की तरह मैना को अवशोषित कर रहा हूँ। देखते हैं क्या बदला है। स्थिति। उसके चेहरे के सामने एक होलोग्राफिक सिस्टम इंटरफेस प्रकट हुआ। चरित्र प्रोफाइल। उपयोगकर्ता नाम एटिकस रेवनस्टीन। आयु 2, लिंग पुरुष। जाति मानव। गुण ताकत 2, चपलता 1, धीरज 2, जीवन शक्ति 5, बुद्धि 6, आकर्षण 4, रैंक नौसिखिया नया। प्रतिभा पौराणिक। रक्तरेखा बंद। क्षमताएं जन्मजात कौशल एस्टरिस्क छिपाना ग्रेड पौराणिक। रैंक की परवाह किए बिना किसी से भी अपनी शक्तियों को छिपाने की क्षमता। आप चुन सकते हैं कि आपको कौन सा स्तर दिखाया जाना चाहिए। एटिकस को एक उपस्तर ऊपर स्थान मिला था। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। अध्याय 8, 5 वर्ष। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। C8, 5 वर्ष। अध्याय 8, 5 वर्ष। एटिकस जब शीशे के सामने खड़ा था, तो वह अपने जीवन के पिछले 3 सालों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। यह अनुभवों और यादों का एक बवंडर था, जो उसके दिमाग में बस गया था। उसे वह समय याद आया जब उसके दादा दादी, ज़ेल्डा और एथन उससे मिलने आए थे। हालांकि एक बच्चे की तरह व्यवहार करना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन उनकी मौजूदगी ने उसके जीवन में गर्मजोशी ला दी और उसने उनके साथ बिताए पलों का आनंद लिया। उसने फ्रेया के साथ कई बार खेला भी और उसे उपहारों से लादकर खुश भी किया।
लेकिन अपने चचेरे भाइयों से मिलना ही एटिकस पर सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ गया। उनसे पहली बार मिलना, कम से कम इतना तो कहना ही होगा कि दिलचस्प था, क्योंकि उसके पहले कभी कोई भाई बहन या चचेरे भाई बहन नहीं थे, यहाँ तक कि उसके पिछले जन्म में भी नहीं। एटिकस के जन्म के समय वे दोनों दूर थे। भाई बहनों के व्यक्तित्व अलग अलग थे, जो एटिकस को आकर्षक लगे। एम्बर, हालांकि कभी कभी ठंडी होती थी, लेकिन उसे आकर्षित करती थी। उसके चारों ओर रहस्य का माहौल था, वह अक्सर खुद में ही रहती थी और बहुत कम बोलती थी। उसके संकोची स्वभाव ने एटिकस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसके शांत बाहरी आवरण के पीछे कौन से विचार और भावनाएं छिपी हुई थीं। दूसरी ओर, लड़का कैल्डोर ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ था। उसकी हंसी से कमरा भर जाता था और उसकी लगातार बकबक किसी भी सभा में जीवंतता लाती थी। उसे उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता था, लेकिन जब उसे पता चला कि उनकी मां एम्बर को जन्म देते समय मर गई थी तो वह निराश हो गया। कैल्डोर उस समय 9 साल का था और एम्बर 7 साल की थी। जैसे जैसे एटिकस अपने प्रतिबिंब को देखता रहा, वह खुश था कि आज वह इस दुनिया के बारे में और अधिक जानने जा रहा था। लगातार हफ्तों तक लगातार परेशान करने और लगातार बच्चे जैसा चेहरा दिखाने के बाद अनास्तासिया ने आखिरकार एटिकस के लगातार अनुरोधों को स्वीकार कर लिया और उसे एक निजी शिक्षक रखने की अनुमति दे दी। वह जानती थी कि उसका बेटा सामान्य से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी वह चाहती थी कि उसका बचपन सामान्य रहे। वह नहीं चाहती थी कि अभी उसे दुनिया की खतरनाक स्थिति के बारे में पता चले, इसलिए उन्होंने सहमति व्यक्त की कि अभी वह केवल अन्य विषयों के बारे में ही सीखेगा, इतिहास के बारे में नहीं। एटिकस उस दुनिया के बारे में और अधिक जानने के लिए तरस रहा था जिसमें उसका पुनर्जन्म हुआ था। उसे शुरू से पढ़ना सीखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भाषा सुविधाजनक रूप से अंग्रेजी थी। उसने एल्डोल्फ के बारे में और अधिक जानने के लिए ऑनलाइन खोज करने की कोशिश की, लेकिन यह मुश्किल था क्योंकि अनास्तासिया लगातार उस पर और ऑनलाइन जो कुछ भी वह देखता था उस पर नजर रख रही थी, दावा करते हुए कि वह चाहती थी कि वह बिना किसी चिंता के बड़ा हो। उसे बस इतना पता चला कि रेवेनस्टीन परिवार मानव क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर परिवारों में से एक था और वहां एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था। अनास्तासिया को पहले लगा था कि वह पाठ शुरू करने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन एक दिन जब अनास्तासिया किसी किताब में मग्न थी, एटिकस उसके पास आया और पास में रखी किताब से जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। वह आश्चर्यचकित होकर देखती रही कि वह कैसे जटिल शब्दों को आसानी से समझ लेता है और उनके अर्थ भी समझ लेता है। अनास्तासिया पहले से ही खुश थी कि उसका 3 साल का बेटा धारा प्रवाह बोल सकता है, लेकिन जब वह 4 साल की उम्र में आसानी से पढ़ने लगा तो उसे झटका लगा। उस पल उसने उसे एक शिक्षक दिलाने का फैसला किया। तब से 1 साल हो गया था और उसके शिक्षक ने आखिरकार उसे एल्डोल्फ के बारे में बताने का वादा किया। वर्तमान में वापस, एटिकस अपनी प्रगति देखकर उत्साहित था। वह 3 साल से जब भी अकेला था अपने मेनाकोर में मेना को अवशोषित कर रहा था और यह जानने के लिए उत्साहित था कि वह कितनी दूर तक जा चुका है। स्थिति, उसने उत्साह से सोचा। एक होलोग्राफिक सिस्टम इंटरफेस उसके चेहरे के सामने साकार हुआ। चरित्र प्रोफाइल, उपयोगकर्ता नाम एटिकस रेवेनस्टीन, आयु 5, लिंग पुरुष, जाति मानव, गुण ताकत 7, चपलता 9, धीरज 4, जीवन शक्ति 10, बुद्धि 8, आकर्षण 10, रैंक 9 सिखिया प्लस नया, प्रतिभा पौराणिक, रक्तरेखा बंद, क्षमताएं एस्टरिस्क छिपाना, ग्रेड पौराणिक, रैंक की परवाह किए बिना किसी से भी अपनी शक्ति छिपाने की क्षमता। आप चुन सकते हैं कि आपको कौन सा स्तर दिखाया जाना चाहिए। एटिकस ने अपनी प्रगति की जांच की और इससे बहुत खुश हुआ। हालांकि यह उतना आश्चर्यजनक नहीं था जितना उसने उम्मीद की थी, लेकिन वह इसके लिए केवल अनास्तासिया और उसके अथक ध्यान को ही दोषी ठहरा सकता था। उसकी आंखें अपनी बुद्धिमत्ता के आंकड़ों को देखने से खुद को रोक नहीं पा रही थीं। उसने सोचा था कि ये बाकी आंकड़ों की तरह ही एक सामान्य आंकड़ा है, लेकिन ओह यार, वह गलत था। एटिकस अपने पिछले जन्म में भी हमेशा होशियार रहा था, लेकिन यह इतना स्पष्ट नहीं था जितना अब था। उसकी बुद्धिमत्ता के आंकड़ों में प्रत्येक वृद्धि ने दुनिया को देखने के उसके नजरिए में एक बड़ा बदलाव ला दिया। पृथ्वी पर एटिकस बुद्धिमान था और उसकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी। वह चीजों और मिलने वाले लोगों के बारे में सूक्ष्म विवरण याद रख सकता था। हालांकि पुनर्जन्म और जागृति के बाद एटिकस ने पाया कि वह जटिल चीजों को बहुत आसानी से समझ सकता है।
और उसकी बुद्धिमत्ता के आंकड़ों में प्रत्येक वृद्धि ने इस क्षमता को बढ़ाया। उसने अपने आंकड़ों से अपनी नज़र हटा ली और दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखने लगा। मेरे पास सचमुच कुछ अच्छे जीन हैं। मैं बहुत सुंदर हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पहली चीज जिसने उसका ध्यान खींचा वह थी उसकी शारीरिक बनावट। अपनी कम उम्र के बावजूद उनका शरीर बहुत सुंदर था, जो उनके सुडौल शरीर से स्पष्ट था। उनके सफ़ेद बाल उनकी शक्ल सूरत में एक अलग ही आकर्षण जोड़ते थे, जो उनकी युवा चिकनी त्वचा के साथ साथ अलग ही दिखाई देते थे। जब उसने अपना प्रतिबिंब देखा तो वह अपने सुंदर चेहरे को देखे बिना नहीं रह सका। उसकी नीली आंखें लंबी पलकों से घिरी हुई थी जो हर पलक झपकने पर फड़फड़ाती थी। उसकी छोटी और बटन जैसी नाक उसके सुंदर चेहरे के साथ पूरी तरह से मेल खाती थी। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी जिससे उसके मोती जैसे सफ़ेद दांत नजर आ रहे थे। एटिकस खुद को गर्व महसूस करने से नहीं रोक पाया, क्योंकि वह अपने प्रतिबिंब की प्रशंसा कर रहा था, अपने अद्वितीय गुणों की सराहना कर रहा था। उसने अपने बाएं हाथ पर सोने का कंगन पहना हुआ था। यह एक कलाकृति थी जो अनास्तासिया ने उसे दूसरों से अपने मन कोर को छिपाने के लिए दी थी। मुझे जल्द ही लड़ना सीखना होगा, बिना ये जाने कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ताकत होना बेकार है, उसने सोचा। सालों तक उसने हर सुबह व्यायाम करने और गार्ड ट्रेनिंग सेशन में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन अनास्तासिया हमेशा हस्तक्षेप करती रही और कहती रही कि उसे आराम से रहना चाहिए क्योंकि वह अभी भी एक बच्चा है। कितनी ज्यादा सुरक्षात्मक महिला है। कुछ सेकंड तक अपने प्रतिबिंब को घूरने के बाद एटिकस अपने पाठ की तैयारी के लिए बाथरूम में चला गया। चलो देखते हैं कि मैं किस गहरी गंदगी में पुनर्जन्म लेता हूँ। नमस्कार असाधारण के स्वाद वाले पाठक। बर्फीले कोला की तरह आपकी अंतर्दृष्टि मेरी लेखन यात्रा में एक ताजगी भरा मोड़ जोड़ती है। रचनात्मकता को प्रवाहित रखने के लिए एक आभासी टोस्ट के लिए तैयार है। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। अध्याय 9, सबक। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। C9, पाठ। अध्याय 9, सबक। एटिकस सुबह की हवा में आराम से टहलते हुए और शांति का आनंद लेते हुए अपने पाठ की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका ध्यान रेवेनस्टीन हवेली के राजसी दृश्य पर गया, जिससे वह अभी अभी बाहर आया था। हवेली की वास्तुकला की भव्यता ने उसका ध्यान आकर्षित किया। इसकी विशाल उपस्थिति लालित्य और इतिहास की आभा बिखेर रही थी। हवेली गर्व से खड़ी थी। इसके जटिल विवरण और अलंकृत डिजाइन आधुनिक युग की शिल्पकला को प्रदर्शित करते थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, एटिकस ने खुद को हवेली के विशाल बगीचों की ओर आकर्षित पाया। मनमोहक लॉन, जीवंत फूलों से लदे हुए और सावधानीपूर्वक काटे गए हेजेज ने आसपास के वातावरण में रंग भर दिया। एटिकस एक पल के लिए भी रुककर इस लुभावने दृश्य को देखने से खुद को नहीं रोक पाया। उसने इस तरह के आश्चर्यजनक परिदृश्य को बनाए रखने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और समर्पण की सराहना की। सूरज की रोशनी हवेली की खिड़कियों से टकराकर एक गर्म चमक पैदा कर रही थी जो एटिकस को अपने करीब बुला रही थी। विस्मय और प्रशंसा की भावना के साथ एटिकस ने अनिच्छा से अपनी नज़र उस खूबसूरत दृश्य से हटा ली और पाठ के लिए अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। जैसे ही एटिकस आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ कमरे में दाखिल हुआ, उसकी नज़र एक महिला पर पड़ी जिसके चमकीले भूरे बाल कंधों से नीचे तक लहरा रहे थे, जो उसके रूप रंग में गर्मजोशी का स्पर्श जोड़ रहे थे। उसके बालों ने उसके चेहरे को एक ऐसा रूप दिया था जो बुद्धिमत्ता और दयालुता से भरा हुआ था, जो उसके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को सहज महसूस करने के लिए आमंत्रित करता था। वह शिक्षिका थी जिसे अनास्तासिया ने एटिकस के लिए चुना था। जैसे ही एटिकस निकट आया, उसने झुककर उसका अभिवादन किया। सुप्रभात युवा स्वामी, आशा है कि आप अच्छी तरह सोए होंगे। मेरी रात बहुत बढ़िया रही, शुक्रिया मिस हिरन। एटिकस ने शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसे एरिन के साथ अपना पाठ अच्छा लगता है और वह उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। तुमने वादा किया था कि तुम आज मुझे एल्डोल्थ के इतिहास के बारे में बताओगी। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी बात से पीछे नहीं हटोगी, उसने आगे कहा। बिल्कुल नहीं, युवा मास्टर। मुझे लेडी अनास्तासिया से अनुमति मिल गई है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एरिन ने जवाब दिया। जब उसे 4 साल के बच्चे को पढ़ाने के लिए बुलाया गया तो वह थोड़ी सशंकित थी, लेकिन अपनी कम उम्र के बावजूद एटिकस में स्पंज की तरह ज्ञान को अवशोषित करने की एक अनोखी क्षमता थी, जिससे वह आश्चर्यचकित रह गई।
वह ये स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सकी कि विभिन्न सूचनाओं को ग्रहण करने और याद रखने की क्षमता में एटिकस किसी भी तरह से वयस्कों से कमतर नहीं था। विभिन्न विषयों में एटिकस ने आश्चर्यजनक योग्यता प्रदर्शित की। जो अवधारणाएं आमतौर पर बड़े छात्रों को उलझन में डाल देती है, उन्हें वह आसानी से समझ लेता था। चाहे वह बुनियादी जोड़ हो या जटिल समस्या समाधान, एटिकस हर पाठ को आश्चर्यजनक आसानी से आत्मसात कर लेता था। इन अवधारणाओं को समझने और लागू करने की उसकी क्षमता उसकी उम्र के किसी भी बच्चे में देखी गई क्षमता से कहीं बढ़कर थी। कितना छोटा शैतान है, उसने सोचा। वह इस बात को लेकर उत्साहित थी कि वह बड़ा होकर क्या बनेगा। ये बहुत बढ़िया है, चलो शुरू करते हैं, एटिकस ने बैठते हुए कहा। वह अपनी नई दुनिया के बारे में जानने के लिए थोड़ा अधीर था। ठीक है, युवा मास्टर, एरिन ने उत्तर दिया। सबसे पहले, आप हमारी दुनिया के बारे में क्या जानते हैं? उसने एटिकस की ओर देखते हुए पूछा, ये जानने के लिए उत्सुक कि वह क्या जानता है। कुछ खास नहीं, बस इतना कि वहाँ अन्य जातियाँ भी हैं और हम एक विदेशी जाति के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, एटिकस ने उत्तर दिया। ओह, तुम्हें युद्ध के बारे में पता है? मुझे आश्चर्य है कि लेडी अनास्तासिया ने इसकी अनुमति दी, एरिन ने उत्तर दिया, थोड़ा आश्चर्यचकित था कि अनास्तासिया ने एटिकस को युद्ध के बारे में बताया था। एरिन हमेशा से जानती थी कि एटिकस की माँ एक बहुत ही सुरक्षात्मक महिला थी, जो एटिकस को दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से बचाती थी। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। देखिए, एल्डोर्फ में एक सदी तक मनुष्य कई अन्य जातियों के साथ सह-अस्तित्व में रहे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और संस्कृतियां थीं। हालांकि, हमारे मतभेदों के कारण अक्सर तनाव बहुत अधिक होता था, जिसके कारण पूरे इतिहास में कुछ युद्ध हुए। लेकिन एक दिन, सब कुछ बदल गया। एक विदेशी जाति ने हमला किया, ज़ोरवान्स। उनके पास उन्नत तकनीक और मजबूत शरीर थे, जो हमारे और एल्डोर्फ के अन्य निवासियों के लिए एक बड़ा खतरा थे। एरिन ने रुककर देखा कि क्या एटिकस ध्यान दे रहा है, और जब उसने देखा कि वह ध्यान से सुन रहा है तो वह मुस्कुराए। उसने आगे कहा, मानवता को एहसास हुआ कि अगर हमें उन्हें हराने का मौका चाहिए तो हमें अन्य जातियों के साथ गठबंधन करना होगा। हमने अन्य जातियों के साथ संवाद शुरू किया और अंततः एक शक्तिशाली गठबंधन बनाया जिसे एल्डोरियम के गठबंधन के रूप में जाना जाता है। गठबंधन के साथ हमें अमूल्य ज्ञान और प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्राप्त हुई। साथ ही कुछ पराजित ज़ोरवन से हमें जो प्रौद्योगिकी मिली, उससे हम युद्ध के दौरान तकनीकी रूप से आगे बढ़े, जिससे हमें जवाबी हमला करने की अनुमति मिली। एरिन ने टेबल पर रखे कप से पानी की एक घूंट लेने के लिए रुककर बात जारी रखी। एलियन स्वाभाविक रूप से हमसे ज्यादा शक्तिशाली थे, साथ ही उनकी उन्नत तकनीक भी इतनी शक्तिशाली थी कि उन्हें मात देना मुश्किल था। हालांकि हम कुछ लड़ाइयां जीत रहे थे, लेकिन हम धीरे धीरे युद्ध हार रहे थे। जब हमारे नेताओं को एहसास हुआ कि वे युद्ध हार जाएंगे, तो उनमें हताशा भर गई। सौभाग्य से, एक दिन, एक गुप्त बैठक में, एलायंस के शीर्ष वैज्ञानिक एक क्रांतिकारी तकनीक प्रस्तुत करते हैं, एक ग्रहीय ढाल जो पूरे ग्रह को ज़ोरवन से बचाने में सक्षम है। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। अध्याय 10, रात्रि भोजन। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। C10, रात्रि भोजन। अध्याय 10, रात्रि भोजन। एटिकस विचारों में खोया हुआ हॉल से नीचे चला गया। उसने एरिन द्वारा बताई गई बातों पर विचार किया। वैज्ञानिकों द्वारा क्रांतिकारी तकनीक प्रस्तुत करने के बाद वे ढाल बनाने के लिए हाथापाई करने लगे। लेकिन दुर्भाग्य से, परियोजना की अफवाह ज़ोरवान तक पहुंच गई। संभावित खतरे को समझते हुए, वे ढाल के निर्माण को रोकने के लिए एक हताश हमला शुरू करते हैं। गठबंधन ने अपने वैज्ञानिकों और ढाल के निर्माण स्थल की रक्षा के लिए जी जान से लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई समय के खिलाफ एक दौड़ बन जाती है, जिसमें ज़ोरवान्स द्वारा उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने से पहले वैज्ञानिक ढाल को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। लेकिन एलायंस को पता नहीं था कि ज़ोरवन्स एक निर्जन महाद्वीप में गुप्त रूप से एक पोर्टल बना रहे थे। एक ऐसा पोर्टल जो उनकी दुनिया को एल्डोर्फ से जोड़ेगा। एलायंस के वैज्ञानिकों ने आखिरकार ग्रहीय ढाल को सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिया। जैसे ही ढाल सक्रिय हुई, पूरा एल्डोर्फ खुश हो गया, ये सोचकर कि वे अब क्रूर ज़ोरवन से सुरक्षित हैं। एलायंस ने ग्रह पर बचे हुए ज़ोरवन गधों से छुटकारा पाने के लिए एक दुर्जय बल को इकट्ठा किया। अभियान के दौरान उन्हें एक निर्जन महाद्वीप पर ज़ोरवन्स की एक असामान्य रूप से बड़ी बस्ती का पता चलता है, जो पता लगाने से छिपी हुई है, जिससे गठबंधन उपग्रहों के लिए उनके ठिकाने का पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है। बस्ती का पता चलने पर
एलायंस ने हमला शुरू कर दिया ताकि खतरे को हमेशा के लिए बेअसर किया जा सके। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि चाहे उन्होंने कितने भी जोरवानों को मार डाला हो और भी ज्यादा आते रहे। सावधानीपूर्वक विश्लेषण और अवलोकन के माध्यम से एलायंस को अंततः एहसास हुआ कि जोरवान्स ने अपने ग्रह विश्व के लिए एक पोर्टल बनाया था। यह एहसास होने पर उन्होंने पोर्टल को बंद करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर एक पूर्ण पैमाने पर हमला किया। कई प्रयासों और लाखों लोगों की जान गंवाने के बाद दुर्भाग्यवश गठबंधन अपनी सुरक्षा को पार करने में सफल नहीं हो सका और जोरवान इस नए महाद्वीप पर खुद को स्थापित करने में सफल हो गए। अरे, ये तो मेरी सोच से भी बदतर है। उसने नहीं सोचा था कि गठबंधन इस तरह से कोने में फंस जाएगा। अगर वे जल्द ही कुछ नहीं करते हैं तो हम अंततः बर्बाद हो जाएंगे। जैसे ही एटिकस अपने कमरे में दाखिल हुआ, उसने नौकरानियों से कहा कि वे उसे खाने के समय तक परेशान न करें। यह नई दुनिया खतरनाक है। मैं चिंतित हूँ। पुनर्जन्म के बाद भले ही उसने खतरों से भरी दुनिया की कल्पना की थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी भयानक होगी। एलियंस ग्रह पर आक्रमण कर रहे हैं। क्या संभावनाएं हैं? शांत रहो एटिकस, उसने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा। यहाँ से सबसे अच्छा कदम क्या होगा? उसने सोचा। ठीक है, ताकत, जैसा कि हमेशा से रहा है। अगर मेरे पास धरती पर धन और शक्ति होती तो मेरा ऐसा अंत नहीं होता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। ये सिर्फ वही दिखाती है जो मेरे पास पहले से है। ऐसा लगता है जैसे मेरे पास वह सब कुछ है ही नहीं। उसने अनगिनत बार यह पता लगाने की कोशिश की थी कि उसके सिस्टम में कोई छिपी हुई विशेषताएं हैं या नहीं, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। इससे उसे सिर्फ आंकड़े ही मिले और कुछ नहीं। अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठकर वह अपने हृदय में मन को अवशोषित करने लगा। सच कहूं तो मैं सिर्फ यही करते करते थक गया हूं। फिलहाल मैं यही कर सकता हूं। मुझे जल्दी से जल्दी खुद की रक्षा करने के कौशल हासिल करने होंगे। कुछ घंटों बाद एक नौकरानी उसे यह बताने आई कि खाने का समय हो गया है। एटिकस ने अनिच्छा से प्रशिक्षण रोक दिया और अपने परिवार के साथ खाना खाने चला गया। डाइनिंग रूम में खूबसूरत फर्नीचर, एक लंबी महोगनी टेबल और छत से लटकता हुआ एक झूमर था जो कमरे में एक गर्म चमक बिखेर रहा था। एवलॉन सिरहाने बैठा था, उसके बाईं ओर अनास्तासिया और दाईं ओर फ्रेया बैठी थी। कैल्डर और एम्बर टेबल के दाईं ओर फ्रेया के बगल में बैठे थे। अनास्तासिया ने एवलॉन की ओर देखा, उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। एवलॉन, मैं सोच रही थी, क्या तुम्हें लगता है कि एटिकस को युद्ध के बारे में पता लगाना अभी बहुत जल्दी है? एवलॉन ने रुककर अनास्तासिया की चिंता भरी निगाहों से नजरें मिलाईं। मैं तुम्हारी चिंताएं समझता हूं, अन्ना, लेकिन उसे जितनी जल्दी पता चलेगा उतना ही बेहतर होगा। यह जरूरी है कि हम उसका मार्गदर्शन करें, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह स्थिति की गंभीरता को समझे और उसकी जिम्मेदारियां कहाँ हैं। मैं समझती हूँ, लेकिन वह सिर्फ 5 साल का है, बेटा। मैं चाहती हूँ कि वह अपने बचपन के कुछ साल मजे से बिताए। मैंने नौकरानियों से सुना है कि उसने अपना पाठ समाप्त होने के बाद खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। अनास्तासिया ने एटिकस के बारे में चिंतित होकर जवाब दिया। ठीक है, इसके लिए बहुत देर हो चुकी है, अनास्तासिया। एरन ने पहले ही उसे बता दिया है। हम उसे केवल यह आश्वासन दे सकते हैं कि हम हमेशा उसके लिए यहाँ रहेंगे, फ्रेया ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ, अनास्तासिया ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह अभी भी एटिकस के बारे में चिंतित थी। चाचा, पिताजी कब वापस आ रहे हैं? मुझे उनकी याद आती है, काल्डर ने बीच में कहा। एम्बर भी एवलॉन की ओर मुड़ी, ये जानने के लिए उत्सुक थी कि उसके पिता अभी तक क्यों नहीं आए। मुझे यकीन नहीं है, कैल्डोर। मुझे आश्चर्य है कि एरियल को आने में क्या देरी हो रही है, उसे अब तक आ जाना चाहिए था। एवलॉन ने जवाब दिया, ये सोचकर कि उसका भाई क्यों नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि वह ठीक होगा। तभी एटिकस डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ। जब उसने देखा कि सभी लोग पहले से ही टेबल पर बैठे हुए हैं तो उसके होठों के कोनों पर मुस्कान आ गई। अनास्तासिया और फ्रेया से प्यार पाने, एवलॉन के साथ दोस्ती के पल बिताने और एम्बर और कैल्डोर के साथ अच्छा समय बिताने के बाद एटिकस को अपने नए परिवार से गहरा लगाव महसूस हुआ। उनकी मौजूदगी ने उसके दिल में अपनी जगह बना ली थी। उन लोगों के प्रति स्नेह का आदान प्रदान न करना कठिन है जो बिना किसी अपेक्षा के, बिना शर्त अपना प्रेम प्रदान करते हैं। अनास्तासिया मुस्कुराए, खुश थी कि उसका छोटा सा सूरज पहले से ही बड़ा हो गया था। वह एक लेडी किलर बनने जा रहा है, लानत है उसकी मुस्कान पर। कितना प्यारा है। जब अनास्तासिया विचारों में खोई हुई थी,
तब एटिकस ने अपने चचेरे भाइयों का अभिवादन किया। यो दोस्तों, क्या चल रहा है? एटिकस ने पूछा। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? काल्डोर ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। अरे, एम्बर ने मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में कहा। एटिकस अपने चचेरे भाइयों के अलग अलग व्यक्तित्व को देखकर व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। एटिकस, तुम्हें कैसा लग रहा है? एवोलोन ने पूछा। क्या मतलब है पापा? मैं ठीक हूँ, एटिकस ने जवाब दिया, थोड़ा उलझन में कि एवोलोन उससे ऐसा क्यों पूछ रहा था। क्या यह उन चीज़ों की वजह से है जो मुझे आज पता चली? वे शायद चिंतित हैं कि मैं डर जाऊंगा, उसने तर्क दिया। क्या तुम्हें यकीन है? अनास्तासिया ने चिंतित होकर पूछा। हाँ, माँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एटिकस ने उन्हें आश्वस्त किया। उसे अंदर से थोड़ी खुशी महसूस हुई कि उसके पास ऐसे लोग हैं जो उसका इतना ख्याल रखते हैं। ठीक है, बस इतना जान लो कि हम हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ रहेंगे, अनास्तासिया ने कहा, उसका हाथ एटिकस के हाथ पर था। चिंता मत करो, अन्ना, मेरा पोता डरपोक नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह इतनी आसानी से डर जाए, फ्रेया ने आत्मविश्वास भरे लहजे में आश्वस्त किया। फिर नौकरानियां खाना लेकर आईं और वे हल्की फुल्की बातचीत करते हुए खाना खाने लगीं। रात्रि भोजन के बाद एटिकस ने अचानक कहा, पिताजी, मैं लड़ना सीखना चाहता हूँ। एटिकस के शब्द हवा में गूंजते रहे और कमरे में सन्नाटा छा गया। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं।